हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। 7 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स को हम लोग जो है वो कवर करेंगे। यूपीएससी और स्टेट पीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स है। और ना ही सिर्फ यूपीएससी स्टेट पीएससी बल्कि आप वनडे एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके भी टॉपिक्स हम लोग जो है वो कवर करते हैं। पहले हम लोग यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करते हैं, फिर और कुछ टॉपिक्स को जो है वो कवर करते हैं। तो आज कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं? जैसे कि वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 की रिपोर्ट एक सामने आई है। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। एंड देन हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे एक कॉक्लियर इम्प्लांट स्कीम के बारे में। कॉक्लियर इम्प्लांट स्कीम, तो ये बेसिकली जो जिन लोगों को हियरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनके लिए ये स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है। एक हियरिंग एड डिवाइस आती है ना, आपको पता होगा शायद उस चीज के बारे में। वैसे ही ये कॉक्लियर इम्प्लांट स्कीम, तो इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। देन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्ल्ड बैंक की तरफ से हम लोग जो है वो 1 बिलियन यूएस डॉलर का लोन ले रहे हैं। तो इससे रिलेटेड एक टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन इंडिया और डेनमार्क की फ्रेंडशिप से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको हम लोग चर्चा करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। अच्छा, इसका एक पेज जो है वो डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं, मैं उसको देख लूंगा। एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कुछ कंज्यूमर कोर्ट के लिए नॉर्म्स जो है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसको थोड़े से आसान बनाया है। तो इससे रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको हम लोग चर्चा करेंगे। एंड ओल्ड पेंशन स्कीम, मतलब एक ऑप्शन दिया है बेसिकली। अभी सरकार ने डिसाइड किया है कि जो जो लोग सेवा में थे, यानी कि जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में थे 22 दिसंबर 2023 से पहले, तो उन लोगों को जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम में वन टाइम ऑप्शन दिया जा रहा है स्विच करने के लिए। तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम में क्या डिफरेंस है, एक बेसिक सा हम लोग आइडिया जो है वो लेंगे। देन हम लोग जो है वो समर्थ स्कीम के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। समर्थ स्कीम जो है वो किससे रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है वैसी है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एनवायरमेंट के टॉपिक के अंदर आपने फाइटो प्लैंकटन के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ, कवर किया हुआ है, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है एनवायरमेंट के टॉपिक में। तो जो भी स्टूडेंट जीएस के बैच में है जिनका एनवायरमेंट टॉपिक जो है वो फाइटो प्लैंकटन का फिनिश हुआ है, तो आपको एक अच्छे से पता होगा फाइटो प्लैंकटन ब्लूम्स क्या होते हैं। तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और इसके बारे में बताऊंगा भी। फिर एक फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन है, तो हम लोग जानेंगे कि इंडिया के अंदर फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन किस तरीके से होता है और इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से होता है, राइट। देन हम लोग जो है वो मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे, राइट। मीथेन, क्योंकि मीथेन गैस भी जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन तो बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको ऑलरेडी पता है कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के बारे में। तो दूसरे नंबर पर जो ये ग्लोबल वार्मिंग करती है गैस, वो मीथेन गैस हम लोग को देखने को मिलती है। तो एक रिपोर्ट इसकी सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि ज्यादा इंडस्ट्री जो है वो मीथेन गैस को जो है वो कम करने के लिए ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। तो इससे रिलेटेड एक टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंडियन टी इंडस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक हम लोग को नजर आ रहा है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर ये जितने भी टॉपिक्स मैंने भी आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड आपके सामने आएंगे क्वेश्चंस यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम लोग स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो न्यूज को कवर करेंगे। जैसे कि दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर, इसको वानी वरोड़ा हाईवे में जो है वो इंस्टॉल किया है। तो ये क्या है बैम्बू क्रैश बैरियर, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया है, मतलब एक शिप जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली थी जिसमें 500 साल पुराने स्पाइसेस, जो मसाले जो है वो पाए गए 500 साल पुराने। एंड देन नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर, ये एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ सकती है। और ये टॉपिक हालांकि हमने नैनो डीएपी का जो है वो पहले भी डिस्कस किया हुआ है, डाई एमोनियम फॉस्फेट का टॉपिक। तो ये टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला हाई सी ट्रीटी साइन किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, इससे रिलेटेड एक टॉपिक है। एंड पहला नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 शुरू हुआ है। एक छोटा सी टॉपिक बस इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडिया में बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत में ये शुरू हुआ था कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस 2023 5 मार्च को मनाया गया, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन से गाड़ियां चलती है, राइट। तो वो अभी हम लोग को देखने को मिल रही है कि उसकी शुरुआत हुई है। हालांकि पिछले महीने भी जो है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड की इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ई बस जो है वो शुरू करी थी इंडिया एनर्जी वीक बेंगलुरु के अंदर। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक छोटा सा टॉपिक था संतोष ट्रॉफी से रिलेटेड, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज जो है वो आपकी स्टेट पीएससी वगैरह पूछ सकती है, तो इससे रिलेटेड और पूछती है, तो इससे रिलेटेड एक संतोष ट्रॉफी हम लोग को देखने को मिल रही है। और अभी बताया जा रहा है एक टॉपिक और हम लोग को सामने नजर आ रहा है कि यूनियन मिनिस्टर परषोत्तम रुपाला, इन्होंने उद्घाटन किया कैमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग यूटिलाइजेशन एंड ट्रेनिंग विंग का।
तो कैमल के जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी प्रोसेसिंग बनानी है, यानी कि कैमल के प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग के लिए ये हम लोग को चीज देखने को मिल रही है। तो ये क्या है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। फिर इंडिया की पोजीशन 108 है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के मामले में, जो कि काफी खराब है, राइट। इंटरनेशनल लेवल पर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के मामले में इंडिया जो है वो काफी पीछे जा रही है। इस पर ध्यान रखने की काफी आवश्यकता है, रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। इंडिया और फ्रांस के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है फ्रिंजेक्स। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमारे ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया AM अहमदी, इनका भी रिसेंटली निधन हुआ, तो इनका नाम बस आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और मुंबई के अंदर पहला वुमेन प्रीमियर लीग जो है वो शुरू हुआ है। और जैडन का नैरो माउथ फ्रॉग बताया जाता है कि एक फ्रॉग की प्रजाति है जो वेस्टर्न घाट में 89 सालों बाद जो है वो मिली है। तो ये सब टॉपिक्स है, फिर इन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन जो है वो आएंगे। आई थिंक कि आज का लाइव सेशन लैग नहीं कर रहा है। आज का लाइव सेशन भी लैग कर रहा है क्या? सब कुछ बिल्कुल साथ ही साथ चल रहा है ना आज? मैंने क्या किया था, वो पेन को जो है वो अपने आईपैड से जो है वो कनेक्ट किया था, तो उसके कारण से वो थोड़ी दिक्कत दे रहा था। मैंने टीम से बात करी थी इनकी एप्लीकेशन की, तो उनने बोला कि वो आप एक्सटर्नल डिवाइस डाल रहे हो ना, तो उसके कारण से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अब ये हमारा नया बैच 1 अप्रैल से जो है वो शुरू हो रहा है सिविल सर्विसेज का, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, ये इस नंबर पर कांटेक्ट करना, राइट। और बाकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, पॉलिटी का कंप्लीट बैच आज नहीं कल कल जो है वो फिनिश हो जाएगा, पूरे के पूरे 94 टॉपिक्स। मेरे ख्याल से 80 टॉपिक्स आपको डिलीवर हो चुके हैं अभी, ठीक है। चलो अब बिना समय को वेस्ट किए करते हैं शुरू अपने लेक्चर को। बाय द वे हाइड क्यों नहीं हो रहा? व्हाट हैपेंड? हाँ, एक मिनट रुको। हाँ, सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, चलिए। अब देखो, कई बार कैसे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ जरा कि वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 की रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा रिलीज की जाती है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वो रिलीज की जाती है। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो रिलीज करती है वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 की रिपोर्ट को। अच्छा, इसमें जो है वो बताया जा रहा है कि एक परफेक्ट स्कोर 100 को माना जाता है, यानी कि जिस भी कंट्री का स्कोर जो है वो 100 होता है, इसका मतलब ये है कि उस कंट्री के अंदर मेल और फीमेल के बीच में मतलब कोई भी जेंडर गैप हम लोग को जो है वो नहीं देखने को मिल रहा, राइट। तो ये फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और वुमेन जो है वो मेल के साथ ही इक्वल पोजीशन पर खड़ी हुई हैं। और मात्र 14 ही कंट्री हैं जिन्होंने परफेक्ट 100 स्कोर जो है वो हासिल किया है। इंडिया का स्कोर 74.4 इंडेक्स में रहा है। और साउथ एशियन क्षेत्र में जो एवरेज स्कोर है वो 63.7 जो है वो बताया जा रहा है, राइट। बट नेपाल के अंदर ये स्कोर जो है वो कम हम लोग को नजर आ रहा है। और इंडेक्स जो है उसने बेसिकली रूल्स रेगुलेशंस कानून जो है जो मुंबई के अंदर एप्लीकेबल होते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो इंडिया की रैंकिंग जो है वो दी है। और इंडिया को एक परफेक्ट स्कोर जो है वो मिला है कुछ इंडिकेटर्स में, जैसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में, जैसे कि महिलाओं का जो डिसीजन होता है काम करने को लेकर, तो उस डिसीजन को किस प्रकार से कानून, यानी कि कौन से ऐसे कानून है जो इस डिसीजन को जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ अच्छे कानून है जो इक्वलिटी से रिलेटेड हम लोग को जो है वो नजर आते हैं, राइट। और मैरिजेस से रिलेटेड भी आप लोग को देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ इक्वलिटी पर जो है वो मेनली फोकस किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू गाइज ऑल्सो नो वेरी वेल कि मैरिज की एज, बताओ जरा मुझे कि मैरिज की एज जो है वो मेल और फीमेल की कितनी है? शादी करने की उम्र मेल और फीमेल की कितनी है बताइए। देखो, 21 साल मेल के लिए, 18 साल फीमेल के लिए, बट अब एक प्रोविजन आ गया है जिसके थ्रू दोनों की ही उम्र जो है वो 21 साल पार पर जो है वो कर दी गई है, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और पुराना जो था वो 18 साल फीमेल के लिए और 21 साल मेल के लिए जो थी वो मैरिज की उम्र थी। अच्छा, इसके अलावा आगे की चर्चा जो है वो करें तो इंडिया पीछे है, किन मामलों में इंडिया पीछे है? आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, एडमिनिस्ट्रेटर बनने की, तो आपको इंडिया की कमियां पता होनी चाहिए जेंडर गैप के परस्पेक्टिव से, कि वुमेन्स पे सेम वर्क के लिए सेम टाइम काम करने के लिए महिलाओं को जो है वो कम पे किया जाता है। कुछ ऐसे कानून हम लोग को देखने को मिलते हैं जो महिला जो काम करती है, यानी कि जो बेबी, जिन महिलाओं का बेबी हुआ रहता है उसके बाद वो काम करती है, तो काफी सारे काम उनको नहीं मिल पाते। काफी सारे ऐसे काम जो होते हैं जो मदर्स को नहीं मिलते हैं, राइट। कई बार कंपनीज मदर्स को जो है वो
अपॉइंट नहीं करती, एम्प्लॉय नहीं करती है, दिस इज द इशू। वो चाहते हैं कि नॉन मैरिड, अनमैरिड वुमेन या मैरिड वुमेन जिनके बेबी नहीं हो तो वो काम में जो है वो आए। वो कंपनी उन ऐसी महिलाओं को जो है एंटरटेन करती है। क्यों? उन एक स्टीरियोटाइपिकल अप्रोच हम लोग को देखने को मिलती है। उनको लगता है कि अरे यार अब इनके बेबी हैं तो इनका ज्यादा ध्यान जो है वहां पर रहेगा, बेबी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और कंपनी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ध्यान नहीं देंगी। तो ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं जो जेंडर गैप नहीं अचीव करने दे रही है इंडिया को। फिर काफी सारी चीजें ऐसी भी हम लोग को देखने को मिलती है कि अगर कोई वुमेन बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रही है, बिजनेस चलाना चाह रही हैं, तो वो नहीं चला पाती। उनको काफी सारे हर्डल्स, काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। प्रॉपर्टी में भी जेंडर डिफरेंस देखने को मिलता है। हालांकि सरकार इंसेंटिवाइज करती है, आपको पता होगा कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर मदर के नाम पर है या फीमेल के नाम पर है इन जनरल, तो उस केस में हम लोग को देखने को मिलता है कि उसमें टैक्स की कुछ छूट जो है वो मिलती है। पता है नहीं वाली चीज आप लोगों को। अपार्ट फ्रॉम दैट, पेंशन, महिलाओं की पेंशन को लेकर भी काफी सारे कानून जो है वो इफेक्ट करते हैं इंडिया के जेंडर गैप को, यानी कि जेंडर गैप बढ़ा रहे, कम करने में हेल्प नहीं कर रहे। तो दीज आर सम इश्यूज जो आपको पता होना चाहिए। अब वर्ल्ड बैंक ने क्या रिफॉर्म दिए, तो रिपोर्ट ने जो है वो सजेस्ट किया है कि कुछ मेजर्स इंप्रूवमेंट के। इन्होंने बोला है कि लीगल इक्वलिटी महिलाओं की इंप्रूव करो, यानी कि लीगल, कानूनी तौर पर महिलाओं को इक्वल स्टेटस प्रोवाइड कराओ, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इन्होंने बोला है कि सेम काम के लिए जो मेल को पैसा दिया जा रहा है वो फीमेल को सेम पैसा दिया जाए, इक्वल रेम्यूनरेशन। और इवन वुमेन को अलाउ करो कि वो रात में भी जो है वो कार्य कर सके, जैसे कि मेल्स रात में नाइट शिफ्ट करते हैं। वुमेन को अलाउ करो कि वो इंडस्ट्रियल जॉब में भी जो है वो ज्वाइन हो सके, राइट। तो ये सब चीजें इसमें रिफॉर्म जो है वो के बारे में बताया हुआ है। वुमेन का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया के अंदर किस प्रकार का है, तो फीमेल पार्टिसिपेशन जो है वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत लगभग 50% का है। तो मनरेगा के थ्रू फीमेल 50% पार्टिसिपेट करती हैं। और इंडिया का हाईएस्ट शेयर है फीमेल एयरलाइन पायलट्स के तौर पर, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जैसे पूरे दुनिया भर में फीमेल पायलट्स ऑन एन एवरेज 5% है, बट हमारी कंट्री के अंदर फीमेल पायलट्स हम लोग को जो है वो 15% के अराउंड देखने को मिलता है, जो कि एक काफी अच्छा आंकड़ा है जिसका आप उपयोग जो है वो अपने मेंस में कर सकते हैं। साथ ही साथ ओवरऑल पार्टिसिपेशन हालांकि इकोनॉमी में महिलाओं का काफी कम है। और इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो दुनिया का लोएस्ट बताया जाता है 20% पे, राइट। सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज के साथ है इंडिया, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक मिली थी, जिसमें इंडिया की रैंक 120 बनाई थी आउट ऑफ 131 कंट्रीज। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। अब देखो लेबर फोर्स में महिलाओं को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। एक तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की कमी, राइट, लैक ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। जो महिला काम कर रही हैं, इवन काम करने वाली महिला भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। वो अपने मेल फैमिली मेंबर को जाकर अपनी सैलरी दे देती है। होता है ना कि महिला काम कर रही है ऑफिस में, जब सैलरी मिलती है तो वो सैलरी अपने पति को जो है वो दे देती है। तो ये एक इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि दे आर स्टिल नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फॉर ईच एंड एवरीथिंग। उनको अपने जो हस्बैंड है या मेल फैमिली मेंबर है उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। सो दिस इज द इशू। एक ग्लास सीलिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है ग्लास सीलिंग इफेक्ट? ये चीज यूज करना मेंस में, ये बहुत बढ़िया चीज है। ग्लास सीलिंग इफेक्ट क्या होता है? ग्लास मतलब एक कांच। कांच जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब एक ट्रांसपेरेंट बैरियर बन गया है, एक इनविजिबल बैरियर जो है वो बन गया है महिलाओं के लिए, या महिला पैक हो गई है उस इनविजिबल बैरियर में। और ये इनविजिबल बैरियर जो है वो क्या है? यही सब इश्यूज, स्टीरियोटिपिकल इश्यूज, कि महिलाओं को काम मत कराओ, प्रोडक्टिव नहीं है महिला। बल्कि इवन राइट नाउ you can say that women are more productive because they are taking care of their family also, they are taking care of their professional life also. ये देखिए आप, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज की डेट में हम लोग को देखने को मिलता है। इवन इन ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो सिंस 5-6 years, पास्ट 5-6 years वुमेन का रोल बढ़ गया है। इवन इन अवर बैचेस ऑल्सो, हमारे जो बैचेस हैं सिविल सर्विसेज के, सबसे ज्यादा उसमें वुमेन है, फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स। सो दिस इज द केस। सो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, हम ये नहीं कहेंगे पार्टिसिपेशन बढ़ नहीं रहा है।
बट पैरेलली रेस्ट्रिक्शंस भी बहुत हैं, क्योंकि कई बार मैं अपने खुद के स्टूडेंट्स के साथ जब बात करता हूं, सो इट हैपेंस बिकॉज ऑफ देयर मैरिज या बिकॉज ऑफ देयर फैमिली प्रेशर उनको अपनी प्रिपरेशन छोड़नी पड़ती है बीच में से। बहुत सारे इश्यूज होते हैं वी आर फेसिंग। मात्र 5% ही महिला जो है वो फॉर्च्यून 500 की सीईओ पोजीशन पर है। सीनियर पोस्ट पर डिस्क्रिमिनेशन उनका होता है, बढ़ने नहीं दिया जाता आगे। ये सब इशू है। सेफ्टी का इशू, सोशल नॉर्म्स की फैमिली को पहली प्रायोरिटी दो। होता है समटाइम्स इट हैपन कि जब शादी होती है तो शादी के दौरान जो है मैरिज के दौरान हस्बैंड की डिमांड हो जाती है कि नहीं आप जो है वो अब शादी के बाद जो है जॉब नहीं करोगी। ये पर्टिकुलर डिमांड्स होती हैं कि यू विल नॉट गोइंग टू go for job. So these are the issues. Still, these issues persist. बट हाँ, अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वो कम होने की वजह ये नहीं है कि लोग ब्रॉड माइंडेड हो गए, नो, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा कॉन्वर्सेशन होता रहता है लोगों के साथ, उस दौरान समझ में आता है कि इट इज नॉट अबाउट कि वो सोच रहे हैं कि उन महिला जो है उनकी वाइफ जो है वो जॉब करने जाए। इट इज ऑल अबाउट कि वो सोच रहे हैं कि घर में पैसा है, इकोनॉमी या इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण ये माइंडसेट चेंज हुआ है। ये एथिक्स के कारण माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है। समझ रहे हो? मैं बात करता हूं लोगों से, समझ में आती है बात करते समय कि माइंडसेट इसका क्या है, बट एट दी एंड ये समझ में भी आता है कि नहीं, इसको पैसा चाहिए। इसका माइंडसेट इक्वल नहीं हुआ है या बिल्कुल पार पे नहीं हुआ है। ऐसी हरकतें देखो यार, अनइक्वल पे, ये इशूज, स्टीरियोटाइपिंग कि महिला को तो सिर्फ टीचिंग की जॉब करनी चाहिए या हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करनी चाहिए, टॉप मोस्ट पोजीशन पर महिला नहीं होनी चाहिए। दीज आर द इशूज। ये इशूज आप लोगों के लिए काम के हैं, इसलिए मैं यहां पर रुक गया, क्योंकि ये सब चीजें आप मेंशन करेंगे अपने मेंस के आंसर में। अब सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं थोड़े बिल्कुल फिंगर पॉइंट पे आपको पता होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, सभी लोग जानते हो इस स्कीम के बारे में। किरण स्कीम है एक नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग स्कीम। वुमेन को इंकरेज किया जाता है कि वुमेन जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डोमेन में पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा सामने आए, उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाता है। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लेकर आई है। मैटरनिटी बेनिफिट कि जो महिला जो है जो प्रेग्नेंट रहती हैं तो उनको जो है वो वर्क प्लेस से जो है वो छुट्टी जो है वो मिलती है, राइट, पेड लीव जो है वो मिलती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, सरकार उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराती है, राइट, आर्थिक सहायता जो है वो करती है। फिर एक है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है कि वर्कप्लेस में महिला सेफ रहें। फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 से वैसी मातृ वंदना योजना के थ्रू ही हम लोग, मतलब उसी की तरह हम लोग को देखने को मिलती है। और देखो, इंडिया का एक टारगेट है कि इंडिया को 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी जनरेट करनी है। और सिंपल सी चीज ये है कि अगर इंडिया के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन अगर इंक्रीज हो जाए वर्क प्लेस में, तो ये टारगेट बहुत ही इजिली हम लोग जो है वो अचीव कर सकते हैं। कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वुमेन से जुड़े हुए, तो ये आपको पता होना चाहिए। जीएस पेपर 1 वुमेन का जो टॉपिक है उसमें ये चीजें जो है वो आ सकती हैं, पेपर 2 में भी आ सकती है। पेपर 2 के साथ रिलेट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेट करके, पेपर 4 के साथ एथिक्स को रिलेट करके भी आप बना सकते हो। तो इट इज नॉट अबाउट, यूपीएससी की तैयारी इज नॉट अबाउट कि आप जीएस 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग चल रहे हो। आपको जीएस 1 2 3 4 सिलेबस पता होना चाहिए, दैट्स इट। बट ये पढ़ाई पूरी इंटीग्रेटेड है। अगर आप वुमेन से रिलेटेड, वुमेन के इशू से रिलेटेड टॉपिक को लिख रहे हो जीएस पेपर 1 के अंदर, सो दैट मीन्स कि यू हैव टू आल्सो ऐड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आल्सो, यानी कि जीएस पेपर 2 की चीजें भी आप लिखेंगे। एथिकल सिनेरियो भी जो है वो उसके अंदर मेंशन करेंगे जीएस पेपर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेक्नोलॉजी मेंशन कर दोगे तो जीएस पेपर 3 आ जाएगा। तो आपको इंटीग्रेटेड तरीके से अपने आंसर बना रहे हो, जितना आंसर आपका इंटीग्रेटेड रहेगा उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, तो आर्टिकल 39A
State shall direct its policy towards securing all citizens, men and women, equally the right to means of livelihood. What is the right to means of livelihood? आजीविका का अधिकार। कि स्टेट जो है, यानी कि हमारी सरकार, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, हमारी कंट्री के अंदर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रूल्स रेगुलेशन इस तरीके से बनाए कि इक्वली मेल फीमेल इक्वली सभी को आजीविका का अधिकार होना चाहिए, लाइवलीहुड का, कमाने का अधिकार। 39D, equal pay for equal work for both men and women, but then too it is not following. आर्टिकल 42, स्टेट को प्रोविजन बनाना चाहिए ये इंश्योर करने के लिए कि मैटरनिटी रिलीफ मिले, महिलाओं की वर्किंग कंडीशन, महिला मेल फीमेल दोनों की वर्किंग कंडीशन जो है वो सही रहे। आर्टिकल 51A क्लॉज E, टू रेनाउंस द प्रैक्टिस ऑफ डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो महिलाओं की गरिमा के लिए आपत्तिजनक हो, तो ऐसी प्रैक्टिस को जो है वो हटाओ। आर्टिकल 300A, राइट ऑफ प्रॉपर्टी टू वुमेन। फिर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को प्रोवाइड किया गया है, बट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं के लिए कोई अभी तक रिजर्वेशन नहीं है। पॉइंट क्लियर? तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। बेइज्जती कर दी मेल को हमारे या नहीं होते हैं सर? नहीं, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी जगह पर हम लोग को एक जैसी स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। काफी सारी फैमिली ऐसी होती है कि जहां पर मतलब महिलाओं को बहुत बढ़िया तरीके से ट्रीट किया जाता है, बट मेजॉरिटी में ऐसा नहीं है। आप माइनॉरिटी में हो अभी, अच्छे लोग आज की डेट में माइनॉरिटी पे हैं और गलत माइंडसेट के लोग मेजॉरिटी पे हैं। लिटरली ये कहना भी गलत नहीं कि वुमेन सिक्योर नहीं है यार। बहुत सारे इश्यूज देखने को जो है वो मिलते हैं कि वुमेन्स आर नॉट सिक्योर। और अपार्ट फ्रॉम दैट, आज की डेट में तो पीपल आर फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर, और वेस्टर्न कल्चर में अच्छी चीज नहीं देखते हैं, वो उनकी खराब चीजें जो है वो देखते हैं, मल्टीपल अफेयर्स और ये वो उल्टी सीधी चीजें, राइट? क्या हो गया ये टिंडर विंडर, व्हाट इज दिस? तो सिनेरियो जो पूरा जो युवाओं का सिनेरियो है ना, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। क्या ये टिंडर टिंडर एप्लीकेशन सिंपल सॉर्टेड है, कुछ नहीं है। एवरीवन नोस क्या है। कोई कम्युनिटी प्लेटफॉर्म थोड़ा है कि किसी के साथ जो है वो बातचीत करें। इट इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ डेटिंग। वो वन डे की डेटिंग होती है बस। सोचो, पीपल आर ओनली टुवर्ड्स फुलफिलिंग देयर फिजिकल डिजायर्स ओनली। इमोशनल चीजें तो खत्म सी हो गई हैं एक प्रकार से कंप्लीटली। एनीवेज, क्लियर? इससे ऊपर पोस्ट नहीं मिल पाती है। हाँ, ग्लास सीलिंग इफेक्ट, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। अब देखो, कॉक्लियर इम्प्लांट स्कीम। तो कॉक्लियर इम्प्लांट स्कीम जो है वो है क्या? तो सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको समझाऊं तो जिन लोगों को सुनाई नहीं देता है, अच्छा, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता है उन लोगों के लिए एक डिवाइस आती है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, हियरिंग एड इंस्ट्रूमेंट जिसको जनरली हम लोग बोलते हैं, है ना? अब हियरिंग एड इंस्ट्रूमेंट में और इसमें क्या डिफरेंस है, ये मेन आपको पता होना चाहिए। देखो, हियरिंग एड इंस्ट्रूमेंट का काम कुछ नहीं होता है। ये क्या करता है, जैसे कि बाहर की जो आवाज है उसको एम्पलीफाई कर देता है, उसको तेज कर देता है। बट कॉक्लियर इम्प्लांट स्कीम के अंदर कान के अंदर जो डिवाइस इंस्टॉल की जाती है वो कान की एक बोन पर डिवाइस इंस्टॉल की जाती है, जिस बोन पर वाइब्रेशन जो है वो ये करती है प्रॉपर, यानी कि नेचुरल फिनोमिना के थ्रू उस व्यक्ति को सुनाई देता है। मतलब इस प्रकार से चीजें होती है कि वो व्यक्ति सुनेगा तो वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से जो है उसको सुनाई देगा। मतलब अंदर जो की मतलब उसकी कोई भी साउंड को एम्पलीफाई नहीं किया जाता, उस बोन को जो है वो वाइब्रेट करवाया जाता है, राइट? यानी कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स उस बोन पर जो है वो दे दी जाती है, कन्वर्ट करके साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट करके बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है इस बोन के माध्यम से। क्लियर? तो थ्योरी में ये चीज मेंशन है, ये हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को और पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो कॉक्लियर इम्प्लांट स्कीम के बारे में बात करते हैं।
उनको बोलना सही जगह पे लगाए, तू खड़े रहना वहां पे। कॉकलियर इम्प्लांट स्कीम के बारे में बात करते हैं। वेयर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 5 years, बच्चे जो 5 साल तक की उम्र के, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में इस स्कीम के तहत जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी कि जिन बच्चों को कान का इशू है, सुनाई नहीं दे रहा, तो कॉकलियर इम्प्लांट स्कीम के थ्रू जो है वो उनको हेल्प जो है वो की जा रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट में उनका ऑपरेशन जो है वो हो रहा है 5 साल तक के बच्चों का। जो कीमत है एक ऑपरेशन की वो 6 लाख रुपए है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड करती है। अब कॉकलिया क्या है ये चीज आप समझिए। कॉकलिया, तो कॉकलिया एक हॉलो स्पाइरल शेप बोन है, एक हड्डी होती है कॉकलिया, जो कान के अंदर साइड जो है वो पाई जाती है। सुनने में इस हड्डी का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखो, जीएस पेपर 3 साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, और हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं ये स्कीम का पढ़ रहे हैं पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कॉकलिया, यहां से क्वेश्चन उठाकर पूछ सकते हैं कि ये क्या है। ये बेसिकली एक बोन है, कान के अंदर होती है, इनर ईयर के अंदर हम लोग को एक बोन देखने को मिलती है, और जिस बोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सुनने में। साउंड वेव जो है उसको ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स में जो है वो ट्रांसमिट करती, कन्वर्ट करती है, जो ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट कर सकता है एज अ इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड के तौर पर। मतलब कुछ नहीं है, ऐसी डिवाइस है जो कान के अंदर लगाई जाएगी उस बोन पे, जो कि जिसका काम कुछ नहीं होगा कि साउंड वेव्स को जो है वो इलेक्ट्रिकल वेव्स में जो है वो कन्वर्ट करना। तो इमेज में इस तरीके का जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये डिवाइस हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है राइट बाहर। तो ये बोन के अंदर ये हिट करती है, ये कॉकलिया, ये लिखा है ना, ये कॉकलिया, क्लियर इमेज नहीं है वैसे, तो कॉकलिया नर्व है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस आप सिंपल सी चीज समझो कि कान के अंदर एक हड्डी, बोन, जिसका नाम है कॉकलिया, और जिस बोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्या करने में, सुनने में, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, और मेन जो रोल होता है वो यही होता है कि ये साउंड वेव्स को जो है वो कन्वर्ट कर देगी इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, जिसको ब्रेन जो है वो इजिली डिटेक्ट कर सकता है। अब कॉकलियर इम्प्लांट क्या होता है, तो कॉकलियर इम्प्लांट जो है वो एक प्रोस्थेटिक डिवाइस हम लोग को देखने को मिलती है। एक डिवाइस है, पहला पॉइंट, जिसको कॉकलिया के अंदर सर्जरी करके इम्प्लांट किया जाता है, इसलिए तो 6 लाख रुपए लगते हैं एक ऑपरेशन के। कॉकलियर इम्प्लांट जो है have been found to be beneficial for children and adult with severe to profound hearing loss। यानी कि जिन लोगों को, बच्चों को, अडल्ट को सुनाई नहीं दे रहा है, तो उन लोगों में ये कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी के थ्रू करवा के उनको हेल्प कर दी जाती है, राइट। अब डिफरेंस क्या है रेगुलर हियरिंग एड में और कॉकलियर इम्प्लांट में। तो हियरिंग एड जो है वो एम्पलीफाइड साउंड, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, तेज आवाज कर देती है, ये कान के अंदर तेज आवाज जो है वो सुनाई देती है। बट कॉकलियर इम्प्लांट जो है वो डायरेक्टली प्रोवाइड कराती है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन नर्व एंडिंग इन द कॉकलिया, यानी कि उस बोन के एंडिंग में ये वाली चीज जो है वो बता देती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल वेव्स कन्वर्ट जो है वो करके दे देती है, जिसको ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट कर लेता है। तो ये एक बेसिकली डिफरेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। एक एडीआईपी स्कीम है, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस। एडीआईपी स्कीम ये 1981 से जो है वो चल रही है, जिसमें जितने भी लोग हैं जो किसी प्रकार की डिसेबिलिटीज फेस करते हैं, तो ये स्कीम जो है वो क्या हेल्प करती है कि उनको जो है वो असिस्टेड डिवाइसेस प्रोवाइड कराना। असिस्टिव डिवाइसेस, ऑब्जेक्टिव यही है कि जो डिसेबल पर्सन है, जरूरतमंद, तो उनको हेल्प करना, प्रमोट करना, फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन उनका। स्कीम करेक्टिव सर्जरीज करवाती है जब भी आवश्यकता पड़ती है। तो स्कीम के तहत ग्रांटेड एड जो है वो रिलीज किए जाते हैं अलग सॉरी अलग अलग एजेंसीज को डिवाइसेस वगैरह जो है वो परचेज करने के लिए। तो ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक, इसमें कॉकलिया ध्यान में रखना, और ये कॉकलिया इम्प्लांट स्कीम ये अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज कॉकलिया से रिलेटेड ये लोग चीज पूछ सकते हैं आपसे। अब पॉटर प्राइस, तो ये टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं क्या? हाँ पढ़ चुके हैं। किसको मिला है जरा बताओ, पॉटर प्राइस किसको मिला है और क्यों मिला है? ये हमने स्टेट पीएससी के करंट अफेयर्स में मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर में कवर किया था। तो पॉटर प्राइज 2023 मिला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, राइट। 2023 का प्राइज मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि कोविड-19 में बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने मैनेज किया, इवन आशा वर्कर्स को इन्वॉल्व करवाया पीपीई किट को क्रिएट करने के लिए। और प्राइज जो है वो अनाउंस हुआ था द इंडिया डायलॉग के दौरान स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और थीम जो थी 2 दिन के कॉन्फ्रेंस की वो थी द इंडियन इकोनॉमी 2023 इनोवेशन, कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस।
और पॉटर प्राइज का नाम जो रखा गया है वो माइकल ई पॉटर के नाम पे रखा गया है, एक इकोनॉमिस्ट है, अवार्ड विनिंग इकोनॉमिस्ट। एक छोटा सा टॉपिक था ये। अब वर्ल्ड बैंक हमें लोन प्रोवाइड करा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने साइन किए हैं 2 कॉम्प्लीमेंट्री लोन्स जिनकी कीमत $1 बिलियन बताई जा रही है। इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेसिकली सपोर्ट करने के लिए, एनहांस करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ये लोन है। तो हमें क्या समझ में आया? पहला पॉइंट कि वर्ल्ड बैंक हमें लोन दे रही है $1 बिलियन का, जिस पैसे से हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करेंगे। वर्ल्ड बैंक 2 कॉम्प्लीमेंट्री लोन दे रही है $500 मिलियन के, यानी कि 2 लोन्स होंगे $500 मिलियन के, जिसमें इंडिया को हेल्प किया जाएगा कि इंडिया जो है वो आने वाली पैंडेमिक, आने वाली महामारी के लिए प्रिपेयर हो सके और हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हो सके, मजबूत हो सके। 500 मिलियन पब्लिक हेल्थ सिस्टम फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम, मतलब जो मैंने आपको बताया कि एक लोन जो है वो पेंडेमिक प्रिपेयर करने के लिए है, यानी कि फ्यूचर में कोई भी महामारी आती है तो उसके लिए हम प्रिपेयर हो जाए, उस पर्पस के लिए एक लोन दिया जा रहा है, राइट? कि जिससे कि हमारा सर्विलांस सिस्टम हम क्रिएट कर लें, मॉनिटरिंग सिस्टम क्रिएट कर लें कि कहीं पर भी कोई केसेस आ रहे हैं वायरस के, महामारी जैसी स्थिति कहीं पर भी किसी प्रकार की डेवलप हो रही है, तो तुरंत हम लोग एक्टिवेट हो जाए। तो उस पर्पस के लिए एक लोन हमें देखने को मिलता है। एक और हम लोग को 500 मिलियन का एनहेंस्ड हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम देखने को मिल रहा है। ये सपोर्ट करेगा सरकार के प्रयासों को सर्विस डिलीवरी स्ट्रेंथन करने के लिए। सर्विस डिलीवरी यानी कि लोगों तक जो सहायता है बेसिकली हेल्थ केयर की, तो वो पहुंचाने के लिए हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों ही लोन जो है वो फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर? रिजल्ट्स को अचीव करने के ऊपर। और बैंक जो है वो सपोर्ट करेगा इंडिया के प्रोग्राम आयुष्मान भारत प्रोग्राम को सपोर्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को सपोर्ट करेगा। अब इंडिया के हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों चलाती हैं। सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम मेनली फोकस रहता है रूरल एरियाज के ऊपर, जहां पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है। बट इसके अलावा हम लोग को एक और चीज जो है वो देखने को ये मिलती है कि रूरल एरियाज के अलावा जो जैसे आपने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं अच्छे अच्छे, राइट? तो जिसको हम लोग जो है वो सेकेंडरी टर्शरी बोलते हैं, राइट? इवन क्वार्टरनरी केयर सर्विसेज भी जो है वो फैसिलिटी, यानी कि एक अच्छे लेवल, मेट्रोपॉलिटन लेवल पर भी सर्विस जो है वो सरकारी हम लोग को देखने को मिलती है। जैसे कि आप चले जाएंगे अगर दिल्ली में करोल बाग के नजदीक है गंगाराम हॉस्पिटल, काफी अच्छा हॉस्पिटल है, सरकारी सर्विस हम लोग को वहां पर नजर आती है। एक बार मैं गया था, मेरी हालत दिल्ली में बहुत बुरी हो गई थी, बहुत भयानक बुरी तरह से बिगड़ गई थी हालत। तो जब मैं वहां गंगाराम पहुंचा तो मुझे बॉटल, मतलब बढ़िया एसी रूम था यार, मस्त एकदम, लिटाया, मुझे बॉटल वॉटल चढ़ाई, दवाई वगैरह दी, बॉटल भी चढ़ाई, दवाई भी दी, घर ले जाने के लिए भी दवाई दी। और जब मैंने पूछा, क्योंकि मैं उस समय अकेला रहता था दिल्ली में और स्टूडेंट लाइफ थी उस समय, तो उतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे, तो बढ़िया, बड़ा डर भी लग रहा था। एक तो फैसिलिटी देख के डर लग रहा था कि अरे यार करीब 1000-2000 का बिल ना फट जाए। बट 1 रुपए भी नहीं लिए, नॉट इवन अ सिंगल रुपी। सिर्फ नाम लिखवा दिया, आधार कार्ड दिखाया मैंने, और उन्होंने आधार कार्ड से नाम लिखा, उन्होंने छोड़ दिया, बोले जाओ, और ठीक हो गया यार। मैं सोचो आप कि कितनी अच्छी सर्विस सरकारी, लोग बोलते हैं कि सरकारी सर्विस अच्छी नहीं है, बट अभी ये रिफॉर्म्स आ रहा है, सरकारी सर्विस भी अच्छी होती जा रही है, राइट? धीरे धीरे करके, बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स लाइक यू, यानी कि जो आप आगे चल के ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे तो आपकी तरह लोग, मतलब आप लोग रिफॉर्म करोगे, तो उससे ये सब चीजें होती जो आज की डेट में हो रही है। काफी सारे सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरनरी केयर फैसिलिटी जो है वो प्राइवेट सेक्टर चलाती है, राइट? अब प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर है, तो इसलिए उनका फोकस मेनली अर्बन एरियाज पर होता है कि जहां से उनको पैसे निकाले जा सके, राइट? जहां से उनकी कमाई हो सके। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे आया था 2022 का, तो उसने बताया कि इंडिया का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है हेल्थ केयर पर, वो 2.1% है जीडीपी का, 2.1%। और 2021-22 में 1.8% हम लोग को जो है वो देखने को, 2021-22 में 2.1%, 2020-21 में 1.8% और 2019-20 में 1.3%, यानी कि लगातार हम लोग खर्चा अपने जीडीपी से खर्चा जो है वो कर रहे हैं लगातार। बट पता है एक और चीज मैं आपको बताऊं, हम लोग को जो रिक्वायरमेंट है हेल्थ केयर पर खर्च करने की, वो 4% की है हमारे जीडीपी का। 4% हमें हमारे जीडीपी का हेल्थ केयर पे खर्च करने की रिक्वायरमेंट है, बट उससे काफी कम हम लोग जो है वो खर्च कर रहे हैं। तो ये वाला फैक्ट भी याद रखना, ही इसमें लिखा नहीं है, आप एक जनरली लिखिएगा मेंस में।
अब क्या क्या चैलेंजेस हम लोग को हेल्थ केयर सेक्टर में देखने को मिलते हैं? एक तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको हर जगह पर अच्छी सर्विस मिलने की संभावना बहुत कम होती है। जैसे इवन जैसे मैं रहता हूँ भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश में। मुझे एक डेडली प्रॉब्लम हुई थी, और अभी भी है वैसे, बट हाँ टचवुड पेन नहीं है। तो उस दौरान डॉक्टर्स ने जो है वो, यहाँ में मैंने पापा ने सभी जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स सबको दिखाया। डॉक्टर्स ने हजारों रुपए के टेस्ट करवाए, प्रॉब्लम डिटेक्ट भी हो गई, उसमें लिखा हुआ था कि मुझे क्या इशू है रिपोर्ट में, बट डॉक्टर्स डिडंट सजेस्टेड मी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। 2008 में डायग्नोसिस हुआ था, उसमें क्लियर 2006 उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि आई एम सफरिंग फ्रॉम एंकलूजिंग स्पॉन्डिलिटिस, बट उन्होंने बताया नहीं कि ये किस तरीके से ये क्रॉनिक डिजीज है और किस तरीके से आगे बढ़ जाएगी। किसी ने नहीं बताया, इतने डॉक्टरों के पास गया मैं, पर्ची पूरे पड़ी हुई थी मेरे पास। फिर जब खुद से रिसर्च करी, खुद से पता किया, फिर बाहर निकले, तब पता लगा कि यार गड़बड़ हो गई। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी कोर्ट कचहरी का मामला है तो एक सेकंड ओपिनियन जरूर लो। हॉस्पिटल के केस में भी सेकंड ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है, वरना उलझ जाओगे। अब सुनो, लो बजट स्पेंडिंग हमारा, अब देखो बहुत कम खर्च कर रहे हैं। अगर हम बात करें जापान, कनाडा, फ्रांस की, अपनी जीडीपी का 10% खर्चते हैं ये लोग पब्लिक हेल्थ केयर में। 10% जीडीपी का, सोचिए आप। तो ये उन पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर ये स्टेटस है। और हमारे यहाँ रिसर्च, मेडिकल रिसर्च भी काफी कम होती है। लो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है, पेशेंट बहुत ज्यादा है, डॉक्टर्स बहुत कम है, राइट। तो बताया जाता है कि डॉक्टर पेशेंट रेशियो इंडिया के अंदर लगभग 1:1500 है। दैट इज मच हाइयर देन WHO नॉर्म्स। हर 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए, और हमारे यहाँ हर 1500 प्लस लोगों के लिए एक डॉक्टर है। तो ये हम सिर्फ 4% नहीं, 2.1%, हम 2.1% खर्च कर रहे हैं। 4% तो होना चाहिए एक जनरल चीजें चलाने के लिए, राइट। अब कुछ इनिशिएटिव्स हैं हमारे पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एक हमारा है। हमारी कंट्री के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए, हमारी कंट्री के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी केयर सर्विस को स्ट्रेंथन करने के पर्पस के लिए ये इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलता है। फिर आयुष्मान भारत के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है कि इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने से रिलेटेड है ये, राइट। फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, राइट। पुअर फैमिलीज जो है, वल्नरेबल फैमिलीज जो है, उनको फाइनेंशियल रिस्क उनकी इसके अंदर कवर जो है वो की जाती है। और इसके प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, जहां पर जेनरिक मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक हम लोग को देखने को मिलता है कि हमारी कंट्री के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो पूरे आपस में डिजिटली कनेक्टेड हो। नेशनल आयुष मिशन एक हम लोग को देखने को मिलता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे कि आयुर्वेद, यूनानी, राइट। तो ये सब चीजें, योग, सिद्धा, होम्योपैथी, तो इसका ये मिशन हम लोग को देखने को मिलता है। फिर एक है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राइट। तो रीजनल इम्बैलेंस, जैसे वो ये ना कि कहीं पर हॉस्पिटल्स हैं कहीं पर नहीं है, तो ये सब चीजें खत्म करना, अच्छी बेटर सर्विसेज जो है वो हर जगह अवेलेबल करवाने से रिलेटेड ये स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये था एक पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई। अनिल, अनिल, वो लैपटॉप का चार्जर ले आया। सर PYQ करवाएंगे क्या? नहीं नहीं, PYQ आप ही करोगे, तो आप बचा ही नहीं मेरे पास टाइम कि मैं PYQ वगैरह करवा सकूं। अभी ऑलरेडी आई एम इन्वॉल्व इन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। अच्छा लगाओ, अरे सॉरी यार, लगाओ, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। अभी आपके पास एक शेड्यूल आ गया है, आई थिंक आपने उस शेड्यूल को जो है वो देखा होगा कि मैंने मार्च का शेड्यूल जो है वो दिया है कि आपकी जो क्लासेस है GS की, वो ओल्ड UPSC बैच की, उसमें मार्च में हम लोग क्या क्या चीजें कवर अप करेंगे। तो वो शेड्यूल है आप लोगों का, और होपफुली आप उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है वो चीजें कवर कर रहे हो, और उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलना है। चलो, इंडिया डेनमार्क फ्रेंडशिप की यहाँ पर जो है वो बात हो रही है। इंडिया डेनमार्क फ्रेंडशिप, तो एक रिसेंटली एग्जीबिशन हम लोग को देखने को मिला। एग्जीबिशन में कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो है वो सिल्वर के, कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट सिल्वर के हम लोग को, चांदी के जो है वो नजर आए, राइट। महक जी, मैं पहले अपना टॉपिक कवर अप करा लूं, फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है, इस बारे में अपन
बात करेंगे। 8:30 क्लास टाइम 8:30 उसमें लिखा हुआ था। अब सुनो, रिसेंटली एग्जीबिशन हम लोग को सामने नजर आया जिसमें आर्टिफैक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स हम लोग को सिल्वर के नजर आ रहे हैं, चांदी के नजर आ रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर आपको ये चीज पता होनी चाहिए, एग्जीबिशन लगा है, एक मेला लगा है, एक मतलब म्यूजियम टाइप का जो है उन्होंने ओपन किया है, जिसमें इंडिया और डेनमार्क की जो हिस्टोरिकल चीजें, पुरानी चीजें हैं, पुरानी वस्तुएं, उसको डिस्प्ले किया गया है। राइट, तो ये सिंपल सी चीज है, उतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और इंडिया और डेनमार्क का कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम का ये पार्ट है एग्जीबिशन, जिसको इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने डेनमार्क में साइन किया था। काफी सारे आइटम जो है वो इसके अंदर शामिल जो है वो किए गए, अलग अलग प्रकार की जो डेनमार्क की डिजाइन वगैरह, सिल्वर डिजाइन वगैरह, राइट, जो रिलीजियस रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए सिल्वर चांदी का उपयोग किया जाता है, तो वो सब चीजें इसके अंदर थी। पर्सनल यूज और ज्वेलरी के सामान वगैरह भी थे, काफी सारी चीजें ऐसी थी। यहाँ पर एक सिल्वर बीड्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, 3000 साल पुराने मोहनजोदारो, यानी कि सॉरी 3000 बीसीई के मोहनजोदारो की हम लोग को देखने को मिली। और भी काफी सारी चीजें थी इसके अंदर। महाराष्ट्र में एक खंडोबा की मूर्ति है, तो 20वीं सेंचुरी की, राइट, अर्ली 20th सेंचुरी की, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले की गई। तो ऐसी काफी सारी चीजें यहाँ पर हम लोग को देखने को मिली। तो ये तो एक जनरली चीजें थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया और डेनमार्क के क्या कल्चरल अभी रिलेशन में अपग्रेडेशन हम लोग को देखने को मिला, या कल्चरल रिलेशन जो है वो किस प्रकार के अभी हम लोग को नजर आए, राइट। अच्छा, इसके अलावा ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिसेंटली जो है वो लॉन्च हुई दोनों कंट्रीज के बीच में। ये फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे रिलेशनशिप को। ग्रीन हाइड्रोजन पे इन लोग मिलकर जो है वो काम करेंगे। और ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग आपको ऑलरेडी है ही। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, पूछ लेना क्योंकि ये कई बार जो है वो पढ़ा चुका हूं मैं, और ये अंडरस्टैंडिंग आपको ऑलरेडी डेवलप है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा हाइड्रोजन है जिस पर किसी भी प्रकार से क्या, जल्दी बताओ, ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो कैसे बनता है? पहले तो ये बता दो, एक छोटा सा क्वेश्चन, कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो कैसे बन रहा है। बाकी इसके नीचे वाली पीडीएफ जो है वो खाली है, तो मैं उसका डेटा 1 मिनट निकाल लेता हूँ। जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, पढ़ाया हुआ है। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा कहाँ पर अवेलेबल है? पानी में अवेलेबल है। पानी के अंदर इलेक्ट्रोड्स का उपयोग जो है वो किया जाता है, और उसके कारण से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और फिर वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हटाने के लिए, वो अगर इलेक्ट्रिसिटी रेन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू ली जा रही है तो दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन, सिंपल सी चीज। अब देखिए, तो वो हम लोग, डेनमार्क जो है वो हमारी सहायता करेगा ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने में। तो ये एक रिलेशन हमारा ग्रीन हाइड्रोजन का डेनमार्क के साथ बन रहा है। अच्छा, इंडिया डेनमार्क के रिलेशनशिप में हम लोग को क्या क्या चीजें देखने को मिलती है? अगर हिस्ट्री में चलें तो 17th सेंचुरी में डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टैब्लिश किया था एक ट्रेडिंग पोर्ट ट्रैंक्यूबार में। ट्रैंक्यूबार कहां पर है आज की डेट में? किस क्षेत्र में है ट्रैंक्यूबार? किस क्षेत्र में? तमिलनाडु। यहाँ पे लिखा नहीं है, लिख लो तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में 17, क्योंकि आपको पता है कि डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पर स्टैब्लिश हुई। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई, राइट, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग बोलते हैं, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, वैसे ही डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग को देखने को मिली जो स्टैब्लिश हुई। डेनमार्क की कंपनी स्टैब्लिश हुई 17th सेंचुरी में, और कहां पर उनका ट्रेडिंग पोस्ट था? ट्रैंक्यूबार में। और डैनिश ने स्टैब्लिश किया सेरम पोर्ट पे भी अपना ट्रेडिंग पोर्ट 1755 में, वेस्ट बंगाल के अंदर है ये सेरम पोर्ट। और डेनमार्क ने रिकॉग्नाइज किया इंडिया की इंडिपेंडेंस 1947 में। और हमारा जो एनुअल ट्रेड होता है वो अप्रोक्सीमेटली $3 बिलियन होता है। और डेनमार्क जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में एक्सपर्टिज्म इसका हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मैरीटाइम टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर में काफी आगे है डेनमार्क, राइट। और हमारे मतलब पॉलिटिकल लेवल पर फ्रेंडली और कोऑपरेटिव रिलेशनशिप हम लोग को देखने को मिलता है। अच्छा, ये वाला एक पेज जो है वो उसमें गड़बड़ी होगी, बाकी मैं आपको बता देता हूँ इस पेज में जो है वो क्या क्या चीजें हैं। कि डेनमार्क जो है उसने सपोर्ट किया था इंडिया को किस प्रोग्राम में? हमारे यूनाइटेड नेशन में हमें जो परमानेंट सीट चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसमें जो है वो डेनमार्क हमारा सपोर्ट करता है। और दोनों कंट्रीज जो है उनके बीच में काफी सारे जो ग्लोबल लेवल पर मुद्दे होते हैं उस पर ये बातचीत करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, काउंटर टेररिज्म के ऊपर, राइट। दोनों के बीच में कल्चरल टाइज, उसका एक एग्जांपल अभी अभी हमने देख ही लिया। फिर इसके अलावा डेनमार्क ने स्टैब्लिश किया है सेंटर्स इंडियन लैंग्वेज, आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए। काफी सारे इंडियन कल्चरल सेंटर्स डेनमार्क के अंदर है, जिनमें से एक हम लोग को इंडियन कल्चरल इंस्टीट्यूट कॉफनगन में देखने को मिलता है। और इंडिया और डेनमार्क जो है वो मिलकर काम करते हैं काफी सारे जियो पॉलिटिकल इशूज में, आर्टिक क्षेत्र के। और डेनमार्क जो है उसका आर्टिक क्षेत्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और होल्ड है। और इंडिया ने स्टैब्लिश किया है
आर्टिक क्षेत्र में डेनमार्क के साथ कोलैबोरेट करके आर्टिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, और दोनों मिलकर जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी पर भी काम कर रहे हैं इंडियन ओशन की। तो ये एक टॉपिक है इंडिया और डेनमार्क के रिलेशनशिप का, जिसको आप जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक कंज्यूमर कोर्ट के बेसिकली नॉर्म से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का उपयोग किया आर्टिकल 142 के तहत। अब क्वेश्चन आएगा कि आर्टिकल 142 है क्या, पहले ये समझ लो कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, यानी कि देखो जनरली कोर्ट का काम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन देखना, रूल्स रेगुलेशंस लॉज को देखना और उसके अकॉर्डिंग जजमेंट देखना, जजमेंट देना, डिलीवर करना। बट कभी कभी ऐसे सिनेरियो होते हैं कि कोर्ट जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर जजमेंट देती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो लिखा है, ठीक है, कानून बने वो ठीक है, बट ये हमें जजमेंट देना, यानी कि नेचुरल जस्टिस आप कह सकते हो। तो जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का उपयोग करती है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर जजमेंट देती है, तो वो आर्टिकल 142 की पावर्स के दायरे में आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। अब हुआ यह है कि ये इस पावर का उपयोग किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और यंगर टैलेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करी है कंज्यूमर कोर्ट्स में। देखो कंज्यूमर कोर्ट्स के लिए 20 साल 20 इयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की आवश्यकता थी, मैंडेटरी प्रोविजन था कि 20 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस किसी के पास होगा तो ही वो कंज्यूमर कोर्ट के ऑफिशियल या जज बनेगा। उस प्रोविजन को हटाकर 10 साल कर दिया है, यानी कि घटा दिया है क्वालिफिकेशन आप कह सकते हो, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन नहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। तो ये चीज हम लोग को बस सिंपल सी देखने को मिली, एक जनरल आइडिया होना चाहिए। जजमेंट के की हाइलाइट्स की बात करें तो जो जस्टिस की बेंच थी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक रिटन एग्जाम और वाइवा। इन्हें बोला रिटन एग्जाम होगा, वाइवा होगा, कैंडिडेट की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। रिटन टेस्ट के अंदर 2 पेपर्स होंगे, करंट अफेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन, कंज्यूमर लॉज के ऊपर, राइट, ड्राफ्टिंग के ऊपर, और वाइवा भी होगा। और गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखे काफी सारे अमेंडमेंट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन रूल्स 2020। मतलब कि अभी सरकार ने प्रपोजल रखे काफी सारे अमेंडमेंट्स के। तो कोर्ट का कहना है कि जब तक ये अमेंडमेंट नहीं हो जाते, रूल्स जब तक नहीं बन जाते, तब तक वो इस वैक्यूम को इस प्रोसीजर के थ्रू, इस रिटन एग्जाम के थ्रू जो है वो फिलअप करेगी। क्लियर। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। अब कंज्यूमर कोर्ट्स की बारे में बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है कंज्यूमर कोर्ट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर के इंटरेस्ट को जो है वो सेफगार्ड करने के लिए। तो ये एक स्पेशल पर्पस कोर्ट हम लोग को देखने को मिलती है जो डील करती है कंज्यूमर की कंप्लेंट से, डिस्प्यूट से, ग्रीवियंसेस से। और कंज्यूमर जो है वो फाइल कर सकते हैं केस अगेंस्ट अ सेलर और सर्विस प्रोवाइडर इफ दे फील चीटेड और एक्सप्लॉइटेड। कि जब भी जैसे होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आप जो है आपने कोई एक क्रीम जो है वो खरीदी, राइट, अब उससे आपको जो है वो नुकसान होना शुरू हो गया, राइट, और उसके अंदर कोई ऐसा रिमार्क भी नहीं था, नोट भी जो है वो नहीं था, तो आप जो है वो अपनी कंप्लेन जो है वो फाइल कर सकते हो कि नहीं यार ये तो गलत है, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। यू कैन फाइल, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, तो यू कैन फाइल द केस, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और पता है लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कुछ लोग इस चीज की फिराक में ही रहते हैं। मैं जब दिल्ली में था तो उस समय इसमें अरे यार दिल्ली के अंदर वो कौन सा लॉ कॉलेज है बहुत फेमस जो है, जेएनयू। जेएनयू में मेरा एक फ्रेंड था, उसका काम ही ये होता था कि वो बेसिकली फिराक में रहता था कि कहाँ कोई किसी से गलती हो और मैं जो उसके ऊपर जो है वो खुद वकील इंसान, उसको थोड़ा ना कोई चक्कर काटने हैं। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ महीने के गिरी से गिरी हालत में वो 4-4, 5-5 लाख रुपए ऐसे कमाता था महीने के। मतलब ओवरऑल अगर उसका एनुअल टर्नओवर देख लो तो 50-60 लाख रुपए तो उसके इसी से आ रहे हैं। मैंने कहा सही है यार। तो ऐसे भी लोग होते हैं, राइट, जिनका धंधा ही मेनली ये होता है। एनीवेज, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। बट ये कानून जो है वो मेनली किसी पर्पस के लिए बनाया गया कि कंज्यूमर जो है वो प्रोटेक्टेड रहे हमेशा। सो पर्पस जो था वो ये था कि एक सेपरेट फोरम जो है वो स्टैब्लिश करना कंज्यूमर डिस्प्यूट्स के लिए, इंश्योर करना स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स विद मिनिमम इनकन्वीनियंस, राइट, जल्दी से जल्दी रेजोल्यूशन जो है वो हो जाए, राइट, डिस्प्यूट्स का, और खर्चा भी जो है वो कंज्यूमर्स को ज्यादा ना लगे, राइट। और ये मोस्ट इफेक्टिव तरीका है जो कंज्यूमर्स की रेमेडी, यानी कि कंज्यूमर को जो प्रॉब्लम्स है, ग्रीवियंसेस, उसको रिजॉल्व कराने का। बहुत इजी होती है कंप्लेन फाइल करना और कॉस्ट इफेक्टिव होती है, मैंने भी करी है कुछ कंप्लेन्स, और बहुत काफी इजी होता है। एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर होता है, उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आप कंप्लेन जो है वो कर सकते हो। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हम लोग को देखने को मिलता है।
वहां पर 3 टियर क्वाजी जुडिशियल मैकेनिज्म है रिड्रेसल का कंज्यूमर डिस्प्यूट्स के, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर। अब ये चीज थोड़ी सी याद रखनी, क्योंकि यहां से उठाकर प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि कोई भी मामला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसका क्षेत्र अधिकार कितने तक रहता है? 1 करोड़ तक। यानी कि अगर कोई कंप्लेन 1 करोड़ तक की है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिजॉल्व की जाएगी। कोई अगर कंप्लेन 1 करोड़ से 10 करोड़ की है तो वो स्टेट लेवल पर होगी, और कोई भी अगर कंप्लेन 10 करोड़ के ऊपर की है तो वो नेशनल लेवल पर होगी। यानी कि अलग अलग कमीशन बने, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, जो इस प्रकार से कंप्लेन्स को जो है वो देखते हैं। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्लियर? ऑप्शन टू सेलेक्ट ओल्ड पेंशन स्कीम, रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो वन टाइम ऑप्शन देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कि वो सेलेक्ट कर सकते हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम में जा सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने जॉब्स के लिए अप्लाई किया था 22 दिसंबर 2003 से पहले, या फिर आप कह सकते हो कि 2004 में जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिली है, राइट? तो उन लोग के लिए जो है वो नहीं है, उससे पहले वाले लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए एक ऑप्शन दे दिया है कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है वो स्विच कर सकते हो। ऑप्शन अवेलेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को जो एनरोल हुए हैं नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर, क्योंकि उन्होंने सर्विस ज्वाइन करी थी ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004 एंड डे द एनपीएस केम इनटू इफेक्ट, यानी कि जिस समय ये न्यू पेंशन स्कीम जो है वो लागू हुई थी। तो आपको देखो इतना कुछ डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या डिफरेंस है। देखो छोटा सा डिफरेंस ये था, जो पुरानी पेंशन स्कीम जो हुआ करती थी, राइट, जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम थी जिसको 2003 में डिसकंटिन्यू कर दिया था और 1 अप्रैल 2004 से जो है वो लागू हो गई थी, ऐसी स्कीम, मतलब वो न्यू स्कीम हम लोग को देखने को मिली थी और पुरानी स्कीम को खारिज कर दिया था, न्यू स्कीम नेशनल पेंशन स्कीम आ गई थी। अब देखो बहुत ध्यान सुनना, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर जो एम्प्लॉइज, अब देखो पेंशन किसको मिलती है? एक व्यक्ति जब रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो ये कहा गया था कि आप जो सैलरी है आपकी, मतलब एक व्यक्ति की जो सैलरी है, जो आखिरी पोस्ट से जब वो रिटायर हुए हैं उस पे जो उनकी सैलरी है उसका 50% उनको पेंशन मिलेगा। तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर था। इस चार्ट में भी जो है वो मेंशन है, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर गारंटी दी जा रही थी लाइफ लॉन्ग इनकम की पोस्ट रिटायरमेंट के बाद, और गवर्नमेंट पूरा खर्चा उठाएगी। इसमें 50% लास्ट ड्रॉन सैलरी का उसको पेंशन जो है वो दिया जाएगा महीने के हिसाब से। क्लियर? अब न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें 10% एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, 14% गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी। 10% एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, 14% गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। और इसको एडमिनिस्टर और रेगुलेट करने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी सेटअप कर दी गई, यानी कि एक अलग बॉडी सेटअप कर दी गई जो इस पेंशन का ख्याल रखेगी। और ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं आर्म फोर्सेस को छोड़कर, जो 1 अप्रैल 2004 के बाद से रिक्रूट हुए हैं, और सभी के सभी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज एक्सक्लूडिंग वेस्ट बंगाल के, ये भी अडॉप्ट कर सकते हैं एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम अपने एम्प्लॉइज के लिए। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। अब तो पुरानी में क्या था कि 50% और नई वाली में कंट्रीब्यूशन। पुरानी वाली लास्ट जो जिस पोस्ट से वो रिटायर हुए हैं उस पोस्ट की सैलरी का 50%, नई वाली के अंदर ऐसा नहीं है। नई वाली के अंदर कंट्रीब्यूशन कि जितना आपका फंड जो है वो कंट्रीब्यूट हो रहा है, जितने उस पर कंट्रीब्यूशन हो रहा है, और रिटायरमेंट पे 60% कॉर्पस जो कि टैक्स फ्री होता है, एक बार में आप जो है वो निकाल सकते हो, विड्रॉ जो है वो कर सकते हो, और रिमेनिंग 40% जो है वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है और जिस पर टैक्स जो है वो लगता है। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिली थी, बट ज्यादा नहीं है इसके अंदर, कोई समझने वाली बातें नहीं है। ये पेंशन स्कीम हम लोग को जो है देखने को मिल रही है। इसमें सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान में रखना है कि इसको कौन रेगुलेट करती है, PFRD है, बस ये चीज आप ध्यान में रखना, जो एक कानून के थ्रू बनाया गया था, 2013 में कानून लाया गया। और कट ऑफ डेट वगैरह तो वैसे पूछेंगे नहीं, बट अगर इनकेस पूछ ले तो 1 अप्रैल 2004 से ये नेशनल पेंशन स्कीम एप्लीकेबल हो गई। अब देखो समर्थ स्कीम, समर्थ स्कीम किसके लिए है? टेक्सटाइल सेक्टर, कपड़ा उद्योग के लिए है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए है, बस ये चीज ध्यान में रखना। तो समर्थ जो है स्कीम है वो एक स्किलिंग प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की। स्किलिंग प्रोग्राम यानी कि लोगों को स्किल्स प्रोवाइड कराना, कि लोग जो है वो जो ये वाला जो सेक्टर हम लोग को देखने को मिलता है कपड़ा का, राइट, कपड़ा उद्योग जो है, और उसकी तरह ही जो और दूसरे यानी कि कपड़े से जुड़े हुए जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उस तरीके की स्किल्स प्रोवाइड कराने की लोगों को जॉब्स मिल सके। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है, जॉब्स क्रिएट करना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, राइट। और इसका कवरेज 28 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरीज में हम लोग को देखने को मिलता है। 116 टेक्सटाइल इंडस्ट्री एसोसिएशन, 12 सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज, 3 सेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री के इसके पार्टनर्स हम लोग को देखने को मिलता है।
और 2024 तक इसको इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। 85% इसके बेनिफिशियरी जिनको अभी तक ट्रेन किया हुआ है, बताया जा रहा है कि वो वुमेन है, और 70% से ज्यादा बेनिफिशियरी जिनको ट्रेनिंग मिली थी उनको प्लेसमेंट भी मिल चुका है, यानी कि जॉब भी जो है वो मिल चुकी है। अब इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट है पूरे दुनिया भर में, और वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर भी कॉटन के हम है दुनिया भर के। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैन मेड फाइबर की, और इंडिया जो है वो सिक्स्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल और अपैरल की, अपैरल यानी कि कपड़ा, और सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर भी रह चुके हैं हम लोग ये पीपीई किट्स बनाने के लिए, और सेकंड लार्जेस्ट सिल्क के भी प्रोड्यूसर है। और ये इंडस्ट्री 7% इंडस्ट्रियल आउटपुट का कंट्रीब्यूट करती है वैल्यू के मामले में। 2% इंडिया की जीडीपी का कंट्रीब्यूशन इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास है। 12% कंट्री के एक्सपोर्ट की अर्निंग इस इंडस्ट्री से आती है। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये इंडस्ट्री। सरकार के कुछ प्रयास है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो करवाने के, जैसे कि एफडीआई 100% एफडीआई अलाउ कर दी गई है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी कि सरकार जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को जो है वो इंसेंटिव प्रोवाइड करा रहे हैं कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो ओपन करें। और फिर इसके अलावा वुल डेवलपमेंट स्कीम है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है, रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम है। तो इस प्रकार की स्कीम जो है वो इस सेक्टर को ग्रो करने के लिए हम लोग को देखने को मिल रही है। अब आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स क्या होता है बताओ। ये मैं ऑलरेडी एनवायरमेंट पे पढ़ा चुका हूँ, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हमारे बताइए। क्या है ये बताओ। ऑक्सीजन की क्या? फाइटोप्लैंक्टन पहली बात तो आते कहाँ से, बनते कैसे हैं? पहला पॉइंट, फाइटोप्लैंक्टन बनते कैसे हैं? जब वाटर बॉडी के अंदर हद से ज्यादा न्यूट्रिएंट हो जाए। यूट्रोफिकेशन पढ़ा है ना हमने, यूट्रोफिकेशन। जब एक वाटर बॉडी के अंदर हद से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाए, दैट इज यूट्रोफिकेशन। और उस प्रोसीजर में ये प्लैंक्टन्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये प्लैंक्टन्स होते हैं वो टॉक्सिक भी होते हैं काफी ज्यादा, कुछ कुछ, सभी नहीं, कुछ कुछ जहरीले होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो प्लैंक्टन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये पानी के ऊपर जो है वो बिछ जाते हैं। और जब ये पानी के ऊपर बिछ जाते हैं तो सनलाइट पानी के अंदर नहीं आ पाती, और सनलाइट नहीं आ पा रही है, इसका मतलब ये है कि जो वाटर बॉडी जो है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि ऑक्सीजन आपने पढ़ा हुआ है टेक्निकली कि एक पानी है, पानी के सरफेस में ऑक्सीजन पड़ता है और ऑक्सीजन नीचे जाता है। अब सनलाइट नहीं आएगी तो ऑक्सीजन का दूसरा सोर्स क्या है पानी के नीचे? प्लांट्स। अब उन तक सनलाइट नहीं पहुंचेंगे प्लांट्स तक तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। तो ऐसे करके एक डेड जोन जो है वो क्रिएट हो जाता है। राइट, तो ये चीज आपने बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ी हुई है। तो एक बताया जा रहा है कि ओशन सरफेस पर बहुत ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन हम लोग को देखने को मिल रहा है। पूरे दुनिया भर में ऐसे केसेस फाइटोप्लैंक्टन के बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। जैसे मरीन एनिमल्स फिश और वेल्स खाती हैं फाइटोप्लैंक्टन, बट जब ये ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो फिर वो डेड जोन क्रिएट कर देते हैं, जो लिखा हुआ है। क्यों बन रहे हैं ये फाइटोप्लैंक्टन? एक तो पहली चीज टेम्परेचर लेवल राइज हो रहा है। दूसरी चीज हम लोग को देखने को मिल रही है कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, जैसे कि फर्टिलाइजर रन ऑफ, ये पढ़ाया हुआ मैंने आपको, एग्रीकल्चर जहां पर भी लोग करते हैं वहां पर फर्टिलाइजर छिड़कते हैं और उसके माध्यम से वो पानी में जो है वो बहता है, पानी के माध्यम से समुद्र में जो है वो आ जाता है। राइट, तो ये इस प्रकार की चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, जिससे कि न्यूट्रिएंट लोड जो है वो बढ़ रहा है और उसके कारण से ये फाइटोप्लैंक्टन जो है वो आ रहे हैं। अब देखो, बहुत सिंपल सा और इजी सा टॉपिक है, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन का ये टॉपिक है। अब फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन है क्या? देखो नाम से समझ में आ रहा है, सर्टिफिकेट की फॉरेस्ट का सर्टिफिकेट, मतलब कि फॉरेस्ट को एनालाइज किया जाता है और एनालाइज करने के बाद सर्टिफिकेट तैयार किया जाता है कि ये फॉरेस्ट जो है वो कितना हेल्दी है कितना नहीं है। सिंपल सी चीज, अगर जिस फॉरेस्ट को एनालाइज करने के बाद ये पता लग रहा है कि नहीं यार यहाँ पर स्पीसीज कम होती जा रही हैं, तो दैट मीन्स कि उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, वहां पर कोई भी डाइवर्जन की एक्टिविटी नहीं होगी। करेक्ट। तो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन क्या है? तो ये एक मल्टी लेयर ऑडिट सिस्टम है, एनालाइज करने का सिस्टम, जो ऑथेंटिकेट करती है ओरिजिन, लीगैलिटी, सस्टेनेबिलिटी फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट की, जैसे कि टिम्बर, फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट, पेपर, पल्प, रबर और भी काफी सारी चीजें। ये सर्टिफिकेशन जो है
कंजम्पशन किसी भी प्रकार का ऐसे प्रोडक्ट के कंजम्पशन को अवॉइड करने के लिए है जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। क्योंकि आज की डेट में लोग अवेयर हो रहे हैं। अवेयर इसलिए हो रहे हैं आज की डेट में लोग बिकॉज एवरीवन, अब देखो मामा अर्थ, आप देखो, आपको पता है मामा अर्थ के बारे में शायद पता होगा। उसके वो सब आते हैं, फेस के प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं और अच्छे होते हैं उसके प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है बुरे हैं। बट आपने नोटिस करिए कि उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी एक प्रोडक्ट अगर परचेज करेगा कोई भी व्यक्ति, तो उसके नाम से एक पेड़ जो है वो लगाया जाएगा। एक प्रोडक्ट का एक पेड़, पता है ना आपको। उसके साथ मेरे ख्याल से क्यूआर कोड भी दिया जाता है जिसपे आप ट्रैक कर सकते हो अपना कि आपका पेड़ कहाँ पे लगा है। वो बताते हैं, शायद फोटो वोटो खींच के भेजते हैं। मैंने ट्रैक तो नहीं किया, बट ये ऐसे एडवर्टीजमेंट आपने सुने होंगे। तो पीपल आर गेटिंग अवेयर कि हाँ यार चलो ठीक है, मैं कुछ चीज खरीद रहा हूँ तो उससे एनवायरमेंट को बेनिफिट मिल रहा है, राइट। सो दिस इज हैपनिंग दीज डेज, स्पेशली इन फॉरेन कंट्रीज, बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है। हमारे यहाँ भी होता है बट उस लेवल पे नहीं हो रहा, बट धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। सो पीपल आर गेटिंग अवेयर। सो अब कोई भी व्यक्ति किसी फर्नीचर खरीद रहा है या फिर कोई कंपनी किसी फर्नीचर को सेल आउट कर रही है, तो वो उस फर्नीचर के साथ अपना सर्टिफिकेट भी देगी, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। वो बताएगी सर्टिफिकेट के माध्यम से कि जहां से ये फर्नीचर आया है, यानी कि ये फर्नीचर जिस वुड से बना है, जिस लकड़ी से बना है, वो जंगल सेफ है, हमने सस्टेनेबल प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। मतलब ऐसा नहीं है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट जो आपको पता होना चाहिए। फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन इंडस्ट्री, 3 डिकेड ओल्ड ग्लोबल सर्टिफिकेशन इंडस्ट्री, 30 साल पुरानी ग्लोबल सर्टिफिकेशन इंडस्ट्री है ये। 2 मेजर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसको डेवलप किया है फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल के द्वारा, और दूसरा जो है वो प्रोग्राम फॉर इंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन है। अब ये जो जो दो चीजें हैं, दो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं जिन्होंने डेवलप किया है, वो खुद इन्होंने डेवलप नहीं किया, और ये ऑडिटिंग जो है करवाते हैं, वैल्यूएशन जो करवाते हैं वो थर्ड पार्टी के थ्रू करवाते हैं। ये सिर्फ उन थर्ड पार्टी को मान्यता प्रोवाइड कराते हैं, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। इंडिया के अंदर फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन के बारे में बात करें तो पिछले 15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। फॉरेस्ट मात्र एक ही स्टेट के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो सर्टिफाइड है, ये फैक्ट ध्यान में रखो, उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट सर्टिफाइड है। इसके स्टैंडर्ड को डेवलप किया है एक न्यू दिल्ली बेस्ड नॉन प्रॉफिट नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के द्वारा, एनसीसीएफ के द्वारा। इंडिया अलाउ करती है सिर्फ प्रोसेस्ड वुड को एक्सपोर्ट करने के लिए, टिम्बर को अलाउ नहीं करती। डिमांड जो वुड की है इंडिया के अंदर, वो 150 से 170 मिलियन क्यूबिक मीटर हर साल बढ़ती जा रही है। 90 से 100 मिलियन क्यूबिक मीटर रॉ वुड की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। अब इस सर्टिफिकेट का सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे कि जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होती है, जैसे पेपर इंडस्ट्री, बोर्ड बनाने वाली इंडस्ट्री, प्लाईवुड बनाने वाली इंडस्ट्री, है ना, तो इस प्रकार की इंडस्ट्री जो होती हैं, अब ये चाहती हैं कि फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन मिले जिससे कि इनका मार्केट फॉरेन कंट्रीज में भी जो है वो ये मार्केट कर सके, यानी फॉरेन कंट्रीज में भी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। क्योंकि फॉरेन कंट्री के अंदर बिकेगा कब, जब आप कुछ ना कुछ एक एनवायरमेंट को लेकर सस्टेनेबिलिटी जो है वो दिखाओगे, सर्टिफिकेशन दिखाओगे, तो ये चीज उसमें हेल्प करेगी, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब यहां पर बात हो रही है मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट के बारे में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट आई है जिसने हाईलाइट किया है फेलियर ऑफ फॉसिल फ्यूल फर्म्स टू कर्ब द मीथेन एमिशन, कि मीथेन एमिशन को जो है वो रोकने के लिए फॉसिल फ्यूल जो कंपनीज हैं, फर्म्स जो हैं, उनका एक फेलियर हम लोग को जो है वो नजर आ रहा है। फॉसिल फ्यूल फर्म्स जो है वो फेल हो रही हैं कि वो मीथेन के एमिशन को जो है वो रोक नहीं पा रही हैं। 75% मीथेन का एमिशन जो है वो रोका जा सकता है बहुत सस्ते में, और जो टेक्नोलॉजी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उससे रोका जा सकता है, बट फिर भी नहीं रोका जा रहा है। लगभग 150 कंट्रीज ने ज्वाइन किया था ग्लोबल मीथेन प्लेज को, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि मीथेन एमिशन को जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज के माध्यम से जो होती हैं उसको रिड्यूस करना है 30% 2020 के लेवल से 2030 तक। तो ये टारगेट याद रखना। इंडिया ने भी कमिट किया कि वो रिड्यूस करेगी अपने एमिशन को 33 से 35% 2005 के लेवल से 2030 तक। फिर रिपोर्ट्स ने क्या क्या चीजों के बारे में जो है बताया, तो रिपोर्ट ने बताया कि एनर्जी सेक्टर जो है वो 40% टोटल एवरेज मीथेन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एनर्जी सेक्टर, एनर्जी मतलब पावर जनरेशन सेक्टर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ पे आती है। फॉसिल फ्यूल कंपनी जो है वो 120 मिलियन मेट्रिक टन मीथेन 2022 में इसने रिलीज किया। 80% जो है वो अवेलेबल ऑप्शन जो है हमारे पास है
कि जिससे कि हम मीथेन जो है वो कट कर सकते हैं और नेट जीरो कॉस्ट पे, यानी कि बिना किसी एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते हुए 80% तक मीथेन को रिड्यूस किया जा सकता है, बट फिर भी नहीं हो रहा है। और मीथेन रिडक्शन मेजर जो है वो इम्प्लीमेंट मात्र 3% जो नेट इनकम रिसीव की जाती है ऑयल और गैस इंडस्ट्री के द्वारा, मात्र उतने में ही मीथेन को जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है। 75% नेचुरल गैस वेस्टेज को रिड्यूस किया जा सकता है, और अगर रिड्यूस हो गया ये तो लगभग 0.1 डिग्री सेल्सियस मिड सेंचुरी तक टेम्परेचर लेवल डाउन हो जाएगा। और मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, 30% वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में बात करें तो 1974 में इसको स्टैब्लिश किया था, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। ये प्रमोट करती है एनर्जी सेविंग्स और कंजर्वेशन को, प्रमोट करती है रिलायबल, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी को, राइट। और एक एग्रीमेंट ऑन द इंटरनेशनल एनर्जी प्रोग्राम भी है, जिसने बताया है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो होंगे उनके मैंडेट्स क्या होंगे, किस स्ट्रक्चर पर वो काम करेगी, राइट। ओईसीडी के अंडर ये हम लोग को देखने को मिलती है। और सिर्फ ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, सिर्फ ओईसीडी के मेंबर ही हैं जो हैं वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबर जो है उनको टोटल ऑयल स्टॉक लेवल, ये याद रखना है, ये याद रखने वाली चीज है कि कौन व्यक्ति इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर बन सकता है। पहली चीज, उसके पास ओईसीडी की मेंबरशिप होनी चाहिए, यानी कि उस कंट्री के पास। सेकेंडली, उस कंट्री के पास जो है जितना वो उसने पिछले साल इंपोर्ट करा है उसका एटलीस्ट 3 महीने या 90 दिन, 90 डेज का उसके पास ऑयल स्टॉक होना चाहिए। क्रूड ऑयल स्टॉक यानी कि कच्चा तेल उसके पास 90 दिन के लिए रिजर्व होना चाहिए। और आज की डेट में 11 कंट्रीज इसमें हम लोग को देखने को मिलती है। यूक्रेन ने 2022 में इसको ज्वाइन किया था एसोसिएशन कंट्रीज में, जो 2015 में लाई गई थी। इसके पब्लिकेशन की बात करें, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिलीज करती है, नेट जीरो बाय 2050, अ रोड मैप फॉर द ग्लोबल एनर्जी सेक्टर, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, ग्लोबल ईवी आउटलुक, ऑयल मार्केट रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस प्रोग्राम। और रिसेंट ईयर्स में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उसको क्रिटिसाइज भी किया गया कि वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की ओर जो है वो ध्यान नहीं दे रही है इस चीज के लिए। अब इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं मीथेन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए? तो हमारा एक नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट है जो सरकार ने लॉन्च किया था, राइट। बायोडायवर्सिटी एक्ट जो कि मीथेन एमिशन को रिड्यूस करने का भी टारगेट रखता है। फिर पेरिस एग्रीमेंट तो हमने साइन किया ही हुआ है, जिसके बारे में कई बार आप लोग पढ़ चुके हो, पेरिस क्लाइमेट डील के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। फिर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज हो गया। एंड फिर इंडिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रही है, राइट। काफी सारे इनिशिएटिव लेकर आ रही है। फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारा है ही, जो समय समय पर पुश करता है कि इस प्रकार से एनवायरमेंट से एमिशन को जो है वो रिड्यूस करना है। फिर नेशनल क्लीन एनर्जी फंड भी हमने सेटअप किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, कि ज्यादा से ज्यादा क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज और प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा सके। अब इंडियन टी इंडस्ट्री की यहाँ पर जो है वो बात हो रही है। इंडियन टी इंडस्ट्री, अब न्यूज जो आई है वो हमारे लिए इतनी कुछ खास काम की नहीं है, मेनली आपको इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है। लार्जेस्ट ब्लैक टी प्रोड्यूस करते हैं हम लोग चाइना के बाद। फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हम टी के मामले में पूरे दुनिया भर में। और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं हम ब्लैक टी के। इंडियन टी इंडस्ट्री जो है 1.16 मिलियन वर्कर्स को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देती है। इंडिया के अंदर टी कल्टीवेशन की बात करें तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करती है। चाय जो है वन ऑफ द इंडस्ट्री, टी जो है वन ऑफ द इंडस्ट्री है जिसको एक पार्लियामेंट के कानून के थ्रू जो है वो लाया गया था, और डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है ये टी इंडस्ट्री। कहाँ कहाँ पर चाय उगाई जाती है? तो दार्जिलिंग, आसाम, ये सब क्षेत्र आपको ऑलरेडी पता ही है जहां पर चाय उगाई जाती है। साउथ इंडिया में नीलगिरीज पे उगती है, राइट। चाय ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पे उगती है। चाय को उगाने के लिए जो है वो कूल टू वार्म टेम्परेचर जो है वो चाहिए, एटलीस्ट 5 घंटे की सनलाइट इनको चाहिए रोज। अच्छा, चाय में और कॉफी में क्या डिफरेंस है? कॉफी को जो है वो डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, कॉफी को शेडेड एरियाज में जो है वो उगाया जाता है, ये डिफरेंस है मेन। बाकी कुछ खास और कोई डिफरेंस नहीं, मेन डिफरेंस यही वाला है चाय और कॉफी के बीच में, कि कॉफी जो है वो शेडेड एरियाज पर उगाई जाती है, इसको 5 घंटे की रोज सनलाइट चाहिए। एवरेज एनुअल टेम्परेचर 15 से 23 डिग्री सेल्सियस को चाहिए। 150 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए। वो सेम रेनफॉल जो है वो कॉफी को भी चाहिए, राइट। बट कॉफी के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो जाता है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, ठीक है। टी इंडस्ट्री के लिए इंडिया के अंदर क्या क्या चैलेंजेस है? एक तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो काफी हाई है, राइट।
साथ ही साथ नेपाल से जो है वो चीप वैरायटी की, चीप क्वालिटी की चाय जो है वो यहाँ पर आ जाती है, और कई बार इसको दार्जिलिंग के नाम से जो है वो बेच दिया जाता है। तो ये सब इशूज चल रहा है। और इसके अलावा कोई एरिया नहीं है टी गार्डन को एक्सपेंड करने का, ये भी एक इशू है। यूरोपियन मार्केट के अंदर चाय की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गई है रशिया यूक्रेन प्रॉब्लम्स के कारण, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया। फिर टी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें जो रेगुलेट करती है टी इंडस्ट्री को, तो 1903 के समय से है ये, बट जो आज की डेट का टी बोर्ड है वो 1953 के कानून के थ्रू बनाया गया है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है। इसके अंदर 31 मेंबर होते हैं जो एमपीज होते हैं, टी प्रोड्यूसर्स होते हैं, टी ट्रेडर्स होते हैं, टी ब्रोकर्स होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रिंसिपल टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के, और ट्रेड यूनियन के लोग होते हैं। हर 3 साल में जो है ये बोर्ड बनता है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसके बेसिकली ऑफिस जो है ये दुबई जो है वो शिफ्ट हो गए हैं, पहले कायरो और कुवैत में थे। और आगे मतलब अब ये होना चाहिए कि जो स्मॉल टी ग्रोअर्स हैं, यानी कि छोटी मात्रा में जो फार्मर्स जो टी को उगाते हैं, तो उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए एज अ जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ये हो गया है फिनिश। अब मैं स्टेट पीएससी के करंट अफेयर्स आपको करवाता हूं। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल किया गया है एक हाईवे में, वानी वरोड़ा हाईवे। देखो, ये आपको ये समझना है बैम्बू क्रैश बैरियर का है। आप हाईवे से होकर गुजरे हो तो हाईवे में आपने देखा होगा कि साइड में जो है वो एक स्टील का फ्रेम बना रहता है, छोटी हाइट का। आपने देखा होगा स्टील के फ्रेम बने होते हैं कि कोई गाड़ी जो है वो खाई के उस पार जो है ना चली जाए। देखा ना आपने रोड के जस्ट बगल में कि गाड़ी जो है वो उस तरफ ना हो जाए, तो वो क्या है, क्रैश बैरियर है, राइट। तो अब बैम्बू के क्रैश बैरियर बनाया जा रहा है जिसका नाम बाहुबली रख दिया गया है, बाहुबली, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और फायर रेटिंग टेस्ट इसका हुआ था सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और इसको क्लास 1 की रेटिंग मिली है, राइट। और इसको इंडियन रोड कांग्रेस ने भी अप्रूव कर दिया है। इसकी रिसाइकलिंग वैल्यू जो है वो बैम्बू बैरियर की 50 से 70% है, और स्टील बैरियर की 30 से 50%। मतलब कि अब बैम्बू सेक्टर में एक बड़ा ह्यूज माइलस्टोन ये है, और ये परफेक्ट ऑल्टरनेटिव है स्टील का। तो देखो याद रखना है बाहुबली। 500 साल पुरानी जो मसाले हैं, स्पाइसेस, सैफरॉन, पेपरकॉर्न, जिंजर, केसर हो गया, काली मिर्च हो गई, अदरक हो गया, तो ये जो है वो मिले हैं एक शिप में। जो शिप जो है वो स्वीडन की बाल्टिक कोस्ट में जो है वो डूब गया था। और ग्रिप्सहंड शिप का नाम है, जिसका शिप का जो मालिक जो था वो था किंग हंस, डेनमार्क का और नॉर्वे का किंग। और माना गया था कि आग लगने के कारण ये डूब गया था। और स्पोर्ट्स डाइवर्स ने जो है वो इसको दोबारा से 1960s में ढूंढ लिया, और अभी इसमें कुछ ऐसे मसाले मिले हैं जो बहुत पुराने हैं। और कुछ फैक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1501 में एक पोर्चुगीज एक्सपीडिशन हुआ था, यानी कि पोर्चुगीज जो है वो खोज पे निकली थी कि वो इंडिया से जो है वो मसाले लेकर आएगी। तो केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करते हुए इंडिया से यूरोप मसाले लाए गए थे 1501 में पेड्रो एल्वरेस कैब्राल के थ्रू। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और सिनेमन, कैसिया, कार्डेमम, जिंजर, टर्मरिक यानी कि दालचीनी, फिर इसके अलावा कैसिया, इलायची, अदरक, हल्दी, तो इसकी इंपॉर्टेंट आइटम हुआ करते थे ये, जो पहले के समय पर ट्रेड में उपयोग में लिए जाते थे। खराब हो गए होंगे अब तो। हाँ, खराब तो हो गए होंगे, ऑब्वियस ही बात है अभी तक तो। बट खराब और सही से मतलब नहीं है ना, मतलब तो उससे कि अपन को डिस्कवरी हुई है। आपको खाने के लिए थोड़ा बोल रहे हैं किस मसाले को खाओ। अब देखो, नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर की बात यहाँ पर हो रही है। तो अप्रूवल जो है वो कर दिया है नैनो लिक्विड डीएपी का, डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर का, राइट, जो कि फार्मर्स की लाइफ को इजी बना देगा। अब ये याद रखना कि नैनो डीएपी को जो है वो प्रोड्यूस किया है इफ्को ने, राइट। और इफ्को बहुत ही जल्दी इंट्रोड्यूस करेगी नैनो डीएपी 600 रुपए की प्राइस में। इसकी आधे लीटर की बॉटल जो होगी वो 600 रुपए में मिल जाएगी, और इससे काफी हेल्प जो है वो मिलेगी किसानों को। इससे पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने गुजरात के अंदर लॉन्च किया था पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट भी। और नैनो यूरिया एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड यूरिया, जिसके बारे में अपन ने यूपीएससी के करंट अफेयर्स में काफी डिटेल में पढ़ा था।
अच्छा, अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रीटी जो है वो साइन हुई है, पहली हाई सी ट्रीटी जो है वो साइन हुई है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो ट्रीटी जो है वो साइन की गई है पूरे दुनिया भर के ओशियन को प्रोटेक्ट करने के लिए। 4 मार्च को एग्रीमेंट हुआ, 38 घंटे की बातचीत के बाद यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर। इससे पहले काफी सालों तक जो है ये बातचीत जो है वो चल रही थी, बट वो उसका कोई भी कंक्लूजन निकल नहीं आ रहा था। पिछला इंटरनेशनल एग्रीमेंट ओशियन प्रोटेक्शन को लेकर था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। अब ये टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, हाई सीज ट्रीटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आएगा। 1982 में साइन हुआ था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। ये कई बार हम लोग यूपीएससी के जो करंट अफेयर्स उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशन हाई सीज ट्रीटी हम लोग को देखने को मिल रही है, वो प्रोटेक्ट करेगी 30%, ये टारगेट याद रखना, 30% पूरे दुनिया भर के ओशियन को प्रोटेक्ट करना है 2030 तक। फंडिंग बढ़ा दी जाएगी मरीन कंजर्वेशन के लिए, और नए रेस्ट्रिक्शन जो है वो लाए जाएंगे ऑफशोर माइनिंग के लिए। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एम जो है वो इस ट्रीटी का वो यही है कि ओशियन को प्रोटेक्ट करना डीप सी माइनिंग से, और ओशियन बेड से जो है वो कलेक्ट करना मिनरल्स को। और इससे पहले ये वाटर बॉडीज जो थी वो ओपन थी फिशिंग, शिपिंग, रिसर्च के लिए, और मात्र 1% हाई सीज ही जो है वो अंडर प्रोटेक्शन हम लोग को देखने को मिलती थी। और इसके कारण हम लोग को देखने को ये मिल रहा है कि जो हाई सीज, हाई रिस्क ऑफ एक्सप्लॉइटेशन था, क्योंकि कोई भी हाई सीज को रेगुलेट करने के लिए, गवर्न करने के लिए कोई भी ऐसी ट्रीटी नहीं थी। अब ये ट्रीटी आ गई, इससे जो है वो काफी फायदा होने वाला है। रेड डेटा बुक ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि आईयूसीएन की रेड बुक के अकॉर्डिंग लगभग 10% मरीन स्पीसीज जो है वो एक्सटेंशन की रिस्क में है। और इसके अलावा आईयूसीएन का एस्टिमेशन ये है कि 41% थ्रेटेंड स्पीसीज भी जो है वो क्लाइमेट चेंज के कारण अफेक्ट हो गई हैं। तो ये सिंपल सी चीज। अब देखो, इंडिया के अंदर हमने बनाया है आईएनएस विक्रांत, और पहली नेवल कमांडर की कॉन्फ्रेंस ऑफ 2023 ये शुरू हुई थी आईएनएस विक्रांत में। तो इसलिए ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला था, बाकी और कुछ काम का टॉपिक नहीं है ये। अब ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मार्च को ऑब्जर्व किया गया इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। क्या होता है डिसआर्मामेंट? नाम से ही समझ में आ रहा है, डिसआर्मामेंट कि आर्म्स जो है, वेपन जो है, उनको हटा दो, राइट, और खरीदो नहीं, नॉन प्रोलिफरेशन। तो ये पहला हम लोग को ये दिवस देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव यही है कि पब्लिक के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना, कि लोग बाग जो है वो डिसआर्मामेंट के मुद्दे को जो है वो समझे, स्पेशली युवा। सेक्रेटरी जनरल जो यूनाइटेड नेशन के हैं उनका कहना ये है, अब देखो ये बहुत बढ़िया लाइन उन्होंने कही है, इंटरनेशनल रिलेशंस के जीएस पेपर 2 में आप उपयोग कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जीएस पेपर 3 में भी आप इसका जो है वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो उपयोग जो है वो कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स इतनी मात्रा में अभी हैं, करीब 13,000 बताया जा रहा है, लगभग इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो हमारे प्लेनेट को बहुत बार डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी कि पूरे प्लेनेट को बहुत बार डिस्ट्रॉय करने के लिए पर्याप्त है। और एक बार न्यूक्लियर वॉर हुआ ना तो खत्म फिर गेम। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा बार बार अंदर से ऐसा आता है कि 2030 से 40 के बीच में हो जाएगा, क्योंकि यूएसए चाइना को उठने नहीं देगा। रशिया के साथ ऑलरेडी लफड़ा यूएसए का बहुत तगड़ी तरीके से है, और ये तीनों कंट्रीज भिड़ने वाली हैं, यूएसए, रशिया और चाइना, और चपेट में हम भी आएंगे। किर्गिस्तान, ये कंट्री का नाम याद रखना है, इसने प्रपोजल रखा था कि भाई 5 मार्च को जो है वो बना दो अवेयरनेस डे। अब 5 मार्च ही क्यों? क्योंकि 5 मार्च 1970 को ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको हम लोग नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के नाम से जानते हैं, तो ये ट्रीटी जो है वो लागू हुई थी। और 2021 में पूरे दुनिया भर का मिलिट्री स्पेंडिंग 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर थी, इतना खर्च किया मिलिट्री पे। 7 दिसंबर 2022 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनानिमसली सपोर्ट किया किर्गिस्तान के इनिशिएटिव को, और बोल दिया कि ये अवेयरनेस डे जो है वो 5 मार्च को मनाया जाएगा। अब देखो, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो लॉन्च किया गया है। और प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो पहले जो है वो गुजरात के अंदर लॉन्च किया गया था उसी की तरह ही है। गुजरात के अंदर हमें देखने को, सॉरी बेंगलुरु में हमें देखने को मिला था कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ई बस सर्विस भी जो है वो शुरू करी, जो हाइड्रोजन से चलेंगी बस है। तो अब बेसिकली मोबिलिटी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें रेन्यूएबल सोर्सेज पर जो है वो मेनली फोकस किया जा रहा है। और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्या बेनिफिट है? तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई ये हम हार्मफुल एमिशन इससे रिलीज नहीं होगा, एनर्जी एफिशिएंट होगी, राइट। और गैसोलीन के यानी कि पेट्रोलियम के तरह ही इसका परफॉर्मेंस हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा। स्टोरेज का मेनली हमारे पास इशू है, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का हाइड्रोजन के मामले में।
अब एक संतोष ट्रॉफी है फुटबॉल ये के लिए होती है, ये स्टेट लेवल नेशनल फुटबॉल कंपटीशन है, संतोष ट्रॉफी उसमें दी जाती है। और इसको जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है वो और स्टेट एसोसिएशन के द्वारा खेला जाता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अंडर ये आती है, और इसका ये अभी 76th एडिशन हुआ था। कहाँ पर ये 76th एडिशन हुआ, तो इसका फाइनल हम लोग को देखने को मिला किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम। कहाँ पर है, सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में। तो यहाँ पर कर्नाटक ने मेघालय को हराकर कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी जो है वो जीत ली है। फुटबॉल से रिलेटेड है संतोष ट्रॉफी, याद रखना। अब देखो, अब मेनली फोकस किया जा रहा है कि जो भी कैमल है, कैमल यानी कि ऊंट, जो ऊंट हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ऊंट के भी बाल वगैरह होता है ना, उससे भी कुछ चीजें जो है बनाई जाती हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग जो है वो की जाए और उसका ट्रेनिंग विंग बनाया जाए। तो बताया जा रहा है कि मेन एम जो है प्रोडक्ट प्रोसेसिंग यूटिलाइजेशन एंड ट्रेनिंग विंग का, वो ये करना कि हम कैसे अपॉर्चुनिटीज निकालना कि कैमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग सेक्टर में क्या क्या हम लोग अपॉर्चुनिटीज निकाल सकते हैं। बस ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब आईसीआर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल बीकानेर की बात करें तो ये एक प्रीमियर रिसर्च सेंटर है आईसीएआर का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का। ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आता है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि कैमल ब्रीडिंग पर ध्यान देना, कैमल की हेल्थ पर, कैमल मिल्क की यूटिलाइजेशन पर फोकस करना। 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन कैमल बीकानेर के अंदर, राइट, और ये आईसीआर के अंडर रखा गया था। और इसको नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल के तौर पर जो है वो अपग्रेड कर दिया गया 1995 में। अब देखो यार, इंडिया की पोजीशन 108वीं बताई जा रही है। इंडिया की रैंक 108 है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में, जो वीडेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 के थ्रू पता लग रही है। इंडिया की रैंक जो है वो तंजानिया, बोलीविया, मैक्सिको, सिंगापुर, नाइजीरिया जैसी कंट्री से भी नीचे बताई जा रही है। 2022 में इंडिया की रैंकिंग जो है वो 100th रैंक हम लोग को देखने को मिली थी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में। और रिपोर्ट जो है उसने इंडिया को जो है वो वन ऑफ द टॉप 10 ऑटोक्रेटाइजिंग कंट्री के तौर पर जो है वो रखा है। ऐसी कंट्री है जो ऑटोक्रेटिक यानी कि सिंगल मैन रूल की कंट्री हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। अब उसकी कुछ वजह है, कुछ इश्यूज, कुछ मुद्दों के कारण ये सब हो गया है। जैसे कि एनआरसी का मुद्दा उठा था, डीमोनेटाइजेशन का मुद्दा था, राइट। तो ऐसी काफी सारी चीजें थी कि एक बार में पब्लिक के कंसल्टेशन के बिना, जैसे फार्मर्स बिल्स जो थे, तो ऐसी चीजों के कारण जो है वो ये ऐसी रिपोर्ट जो है वो बनकर आ रही हैं। अब देखो, हर एक कंट्री के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं और उस सर्कमस्टांसेस के आधार पर जो है वो एक्शंस लेने पड़ते हैं। अब ये इंटरनेशनल लेवल पर चीजें जो है बन रही है, तो इंटरनेशनल लेवल जो है वो एक कॉमन ग्राउंड से चीजों को देखता है, बट एक कंट्री के अंदर कैसे सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं उसको हैंडल करने के लिए कंट्री को क्या करना पड़ेगा, तो वो एक अलग सिनेरियो है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप कभी नहीं चाहोगे कि आप अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है धारा 144 लगा दो, लोगों के जो फ्रीडम है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो, आप कभी नहीं चाहोगे। बट फिर भी अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते तो आपको करना पड़ता है, वो आपकी मजबूरी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। सो इस कारण भी कई बार आरोप जो है वो लगा दिया जाता है। एनीवेज, डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन पर है, स्वीडन सेकंड पे, नॉर्वे थर्ड पे हम लोग को देखने को मिल रही है। पाकिस्तान जो है वो 106 पे चली गई है और 110 पे, अलग अलग इंडेक्स के माध्यम से। ठीक है, अब ये सिर्फ ध्यान में रखना कि फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज किसके बीच में होती थी, आर्मी एक्सरसाइज है, इंडिया और फ्रांस के बीच में हम लोग को देखने को मिलती है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसकी थीम जो है वो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन इन द कंटेस्टेड एनवायरमेंट। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एएम अहमदी, इनका जो है वो निधन हो गया, तो बस ये ध्यान में रखिएगा इनका नाम। मुंबई में पहली बार हम लोग को वुमेन प्रीमियर लीग देखने को मिल रही है और बीसीसीआई ने ऑर्गेनाइज की है वुमेन प्रीमियर लीग, बिल्कुल सेम लाइंस पर जो इंडियन प्रीमियर लीग जिस के आधार पर जो है वो हुई थी। अब एक फ्रॉग हम लोग को देखने को मिला है 89 ईयर्स के बाद, रीडिस्कवर हुआ है वेस्टर्न घाट में, जाइडोन्स नैरो माउथ फ्रॉग, राइट। तो ये इसका साइंटिफिक नेम हम लोग को देखने को मिल रहा है, अपर डॉन मॉन्टेनस। तो ये अभी वेस्टर्न घाट में जो है वो पाया गया, दिखाई दिया। और ये जनरली जो है वो बारिश में जो चट्टान वगैरह नहीं होती उसमें दरार वगैरह पड़ जाती है, उसके अंदर छुप कर बैठ जाता है। वेयनाड, पालाघाट और शेनकोटकटा, अगस्त मलाई के जो गैप्स हम लोग को देखने को मिलते थे वहां पर पाया जाता है। और ये बेसिकली नियर थ्रेडेड की कैटेगरी में है आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर। बस ये छोटे से टॉपिक। अब बाकी क्विज जो है वो आप जो है उससे जो है वो कर लेना, पीडीएफ के माध्यम से जो है वो कर लेना। अभी 6:30 हो गया तो मैं अब साइन ऑफ कर रहा हूँ। तो टेलीग्राम पर मैंने पीडीएफ पोस्ट कर दी ऑलरेडी पहले ही, तो उसके माध्यम से कर लेना। अब पूछो क्या पूछ रहे थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में पूछ रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वहां से लगा लो आप रेगुलर। मैंने तो आपको ऑलरेडी बोल के रखा था कि रोज 100 क्वेश्चन जो है वो आपको ऑलरेडी करने हैं।
अपना जो एप्लीकेशन है वहां पर, और एक मिनट रुक जाओ, अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसमें एनरोल तो ऑलरेडी हैं, तो अपनी एप्लीकेशन के अंदर वो है एक 1 लाख क्वेश्चन की प्रैक्टिस वाला अपना वो क्या बोलते हैं यार उसको, कोर्स। तो उसमें जो है वो आप को जो है ये पूरी चीजें जो है वो मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन एक्सप्लेन पूरे लिखे हुए हैं, इंग्लिश में अलग हिंदी में अलग। तो वो हो जाएंगे। मैंने एक शेड्यूल जो है वो भेज दिया है। आज क्लास होगी, आज क्लास होगी। मैंने शेड्यूल भेजा है, प्लीज फॉलो दैट पर्टिकुलर शेड्यूल। मैंने वो शेड्यूल जो है वो भेजा हुआ है। एंशियंट और मेडिवल जो है वो आपका भी फिनिश होगा। आई थिंक गो थ्रू द शेड्यूल ना, यू विल गोइंग टू गेट कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। आपको शेड्यूल मिला है कि नहीं मिला, पहले ये बताओ। टेलीग्राम पर पिन मैसेज पे जाकर देखो, पूरा शेड्यूल है, अपने पास सेव करके रख लो। सो व्हाई यू आर आस्किंग? 8:30 को, 8:30 को है। और आज 14 मार्च से चैप्टर 28 होने वाला है। 25, 26, 27 में कोई डाउट है तो वो रख देना, बाकी तो आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होने की संभावना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स वगैरह थे। तो ये पॉलिटी का मेंशन नहीं है। व्हाट यू आर सेइंग, अभी 31 मार्च 1 अप्रैल तक का शेड्यूल है ना? ये शेड्यूल क्या मई तक का है? 15 मई तक का नहीं ना? ये 1 अप्रैल तक का है। सो इट इज अ शेड्यूल टिल 1 अप्रैल। एंड पॉलिटी के एनसीईआरटी ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड, वी हैव टू स्टार्ट विद लक्ष्मीकांत। एंड वो भी टारगेट बेस्ड जो है वो होगा। और बाकी 10 डेज वाला तो वो जो भी स्टूडेंट्स है मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि उसको जो है वो आप देख लो। उसमें हाईली बेनिफिट, एक मिनट रुकना, क्योंकि उसको पूरा निचोड़ दिया है, जो भी चीज आपने पढ़ी है वो निचोड़ के डाल दी उसमें। ठीक है, चलो फिर अब मैं साइन ऑफ करता हूँ। 8:30 बजे मिलेंगे।